जो कुलिनरी में आपको इंटरेस्ट आया, तो ये बचपन से था या बाद में डेवलप हुआ? ये बोल सकते सर ये ना खानदानी है। हुँ, बिकॉज़ मेरी जो नानी थी शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक। यानी हुँ, जब मैं हैदराबाद से बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ। ओके, तो मेरी जब नानी मतलब गाँव में थे या हैदराबाद में थे, हुँ, तो उन वो ना कैटरिंग्स करती थी। यानी जो आपस ओके, में एक होता था ना वो हाँ, ज़माने में, हाँ, हाँ, कि हाँ, जैसे अगर 50 लोगों का कुछ फैमिली ओके, गैदरिंग है या किसी एरिया कम्युनिटी में किसी कुकिंग जैसे कम्युनिटी में, हाँ, कुकिंग टाइप, तो वो करती थी। तो बहुत अच्छा चिकन बनाती थी, मटन बनाती ओह! थी। तो वही कला ना मेरी मेरी मम्मी को लगा था, और हुँ, वही मम्मी को देखते-देखते मुझे इंटरेस्ट आया कि जब ओके, मम्मी किचन में कुछ बनाती, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और बिरयानी तो लाइक मतलब वो क्वीन है, बिरयानी क्वीन है। क्या बात है! बिकॉज़ उनने ना एक ब्रांड खोला था निज़ाम्स बिरयानी करके, हुँ, जो उनने घर से स्टार्ट किया था। तो ओके, बेसिकली घर से वो ऑर्डर लेती थी, फिर ओके, उसको वो मतलब ऑर्डर लेके देती, लाइक लोगों को मतलब ऑन फ़ोन ऑर्डर लेके वो डिलीवर करती थी। ओ तो फिर जब उनने ये किया था, फिर उनने एक फूड ट्रक भी चालू किया था अपना, जिसमें मैं और मेरा बड़ा भाई मिलके वो चलाते थे। ओके, है ना? जब तक मैं बाहर या मैं होटल मैनेजमेंट करने नहीं गया, तब तक वो चीज़ मैंने सँभाला था उनके साथ। ओह! तो वैसा देख के एक थोड़ा इंटरेस्ट आता था कि घर में माहौल ऐसा है, फूडी लोग हैं, हुँ, तो वैसा करके देन अगर आप मुझे पूछोगे कि प्रोफ़ेशनली कैसे गया? तो ये तो मैंने गॉर्डन रामसे को जब देखा था, जब उनका हाँ, शो आता था किचन नाइटमेयर, हाँ, तो वो जब शो देखा था बहुत फ़ैसिनेट हो गया था मैं कि यार ये मतलब बहुत अच्छी फ़ील्ड है यार, उनका जो यूनिफ़ॉर्म है, हाँ, जिस तरीके से एक ऑरा होता है शेफ़ का, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए फ़ील्ड में। तो तब हुँ, डिसाइड किया था कि चलो निकलते हैं शेफ़ के लाइन में। तो फिर आपके है ना शेफ़ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिर? मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हैदराबाद से हुआ था, डबल हुँ, एचएमसीए से, हुँ, आपसीगुड़ा। हाँ, वहाँ से मैंने अपना बैचलर डिग्री किया था। हुँ, उसके बाद जो मेरा ट्रेनिंग हुआ था, वो हुँ, मैंने पार्क हयात हैदराबाद से किया था। जहाँ ओके, पे आप समझो कि मेरा पहला एक्सपोज़र था कमर्शियल किचन को। हुँ, जहाँ पे मैंने बड़े शेफ़्स के अंडर में काम किया, सीनियर ओके, शेफ़्स के अंडर में काम किया। वहाँ पे एक शेफ़ थे प्रवीण शेफ़ करके, जो हुँ, कॉन्टिनेंटल सेक्शन में थे, वो हुँ, बोल सकते हैं मेरे पहले गुरु थे। तो बहुत सा काम उनसे मैंने सीखा था। फिर उसके बाद मैंने लाइक मेरा पहला जॉब आया था ओबेरॉय बैंगलोर में, ओके, कॉलेज प्लेसमेंट से आया था। हाँ, वहाँ पे भी मैंने बुचरी सेक्शन में काम किया। ओह! बुचरी बेसिकली जो मीट कटिंग सेक्शन होता है, हाँ, जहाँ पे पूरे मीट प्रोसेस होते हैं, फिश से लेके रेड मीट, चिकन, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो सेक्शन में मैंने काम किया। 1 डेढ़ साल वहाँ पे भी काम किया। तो इस ओके, तरीके से थोड़ा इंडस्ट्री में मैं घुसा। ओके। फिर जैसे आपने है ना जो अलग-अलग जैसे होटल्स में काम किया, तो वर्किंग कल्चर सबसे बेस्ट होटल में कौन-सा लगा आपको? देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो वर्किंग कल्चर है हुँ, हर सेटअप का अलग होता है। जैसे 5 ओके, स्टार का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत प्रोफेशनल है। हुँ, क्योंकि लॉजिकल है कि अगर इतना बड़ा प्रॉपर्टी अगर खुलता है, इतने करोड़ों का प्रॉपर्टी खुलता है, तो हुँ, उनके एसओपी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उनका हर एक चीज़ हायरार्की से चलती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वही अगर आप ओके, कैफ़े कल्चर में आओगे तो चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो जाती है। क्योंकि कैफ़े कल्चर में ऐसा होता है कि कैफ़ेज़ में उतना ट्रेन्ड स्टाफ नहीं होता। ओह! हाँ, बिकॉज़ फिक्स कॉस्ट इज़ ऑल हुँ, अबाउट फिक्स कॉस्ट। उनका यस, फिक्स कॉस्ट उतना रहता है कि वो उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, उनका जो सेलिंग प्राइस है या हुँ, जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो उतना नहीं होता है, जितना एक 5 हाँ, स्टार का हो सकता है। यस, तो इस वजह से उनको भी थोड़ा कम ब्रैकेट में काम करना पड़ता है। इस वजह हाँ, से अगर कल्चर बोलोगे वर्किंग कल्चर, हुँ, हर आउटलेट का या हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है। डिपेंडिंग कि वो कितना बड़ा ओके। प्रॉपर्टी है, किस तरीके का काम कर रहा है, उसके हिसाब से कल्चर ये होता है। इसमें एजुकेशन कंप्लीट किया और आपने फिर ट्रेनिंग वगैरह अलग-अलग होटल्स में कंप्लीट की। राइट। उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसे क्या थी? देखिए, मेरा हुँ, जब ओबेरॉय बैंगलोर में मैंने किया था, उसके बाद फिर मैं पार्क हयात हैदराबाद वापस गया, हुँ, क्योंकि वहाँ जो शेफ्स थे उन्होंने बोला था कि आप आ जाओ वापस से कुछ काम हुँ, करो। तो 1 साल मैंने वहाँ पे और निकाला एज़ अ एम्प्लॉयी। हुँ, पहले तो एज़ अ ट्रेनी गया था, बाद में एज़ अ एम्प्लॉयी गया था। हुँ, उसके बाद फिर मेरे को ना थोड़ा एक्सपोज़र चाहिए था। हुँ, लाइक अब इंडिया में काम कर चुका था, बट वही जैसे मैंने गॉर्डन रामसे को देखा था। हुँ, तो मुझे ना वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी इंडिया में, कि वो लेवल ऑफ वर्क या वो एक्सपोज़र नहीं मिल रहा था। मैं बहुत पैशन ड्रिवन हूँ, मतलब हाँ, ये फ़ील्ड के लिए मैं बचपन से ही पैशन ड्रिवन था। तो हुँ, इस वज़ह से तो मुझे वो किक नहीं मिल रहा था इंडिया में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर की चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो इस वज़ह से फिर मैं न्यूज़ीलैंड जाने का डिसाइड किया था। तो वहाँ ओके, पे मैंने एडवांस डिप्लोमा किया था न्यूज़ीलैंड वेलिंगटन से। हुँ, तो वहाँ पे प्लस वहाँ पे मैं कुलिनरी आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। ओह! वहाँ पे नेशनल लेवल पे नेस्ले स्पॉन्सर करता है कॉम्पिटिशन, ऑकलैंड ओके, में होता है वो हर साल। ओके, तो वहाँ के जितने भी शेफ्स हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। हुँ, तो वहाँ पे मैंने मतलब अपने कॉलेज के तरफ कॉलेज को रिप्रेज़ेंट किया था, तो वहाँ पे हुँ, मैंने गोल्ड मेडल भी जीता था। वॉव! यस, एंड वहाँ पे मैंने फिर लोगन ब्राउन करके एक रेस्टोरेंट था, हैटेड रेस्टोरेंट था। हाँ, बेसिकली हैटेड मीन्स कि जैसे मिशेलिन स्टार होता है,
हुँ, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हैटेड का कॉन्सेप्ट है। ओके। तो 1 हैट, 2 हैट, 3 हैट्स, तो वो 2 हैटेड रेस्टोरेंट था। ये 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मिशलिन स्टार का आपको जैसे सीन मालूम होगा कि हुँ, मिशलिन स्टार बेसिकली टॉप वर्ल्ड के टॉप रेस्टोरेंट्स को मिलता है। हाँ। तो जैसे अगर आपको अगर अच्छा आपका उस हिसाब से सर्विस है या फूड क्वालिटी है, हुँ, तो आपको 1 स्टार मिलता है, हुँ, फिर 2 स्टार मिलता है या 3 स्टार मिलता है। हुँ, सेम विद दिस हैट कॉन्सेप्ट कि अगर ओके। आपका रेस्टोरेंट जिस क्राइटेरिया में फिट हो गया, हुँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो हैट का एक वो देते हैं। तो 2 हैटेड रेस्टोरेंट मीन्स कि वो अच्छा खासा एक प्रीमियम ये था। ये फिर कैसे सिलेक्ट होते हैं ये हेड में जो रेस्टोरेंट्स इनके होते ना हैं? क्रू होते हैं असल ओके। में, जो जाके टेस्टिंग करते हैं। हुँ, जैसे मिशलिन स्टार का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो हुँ, आप एक मूवी है बर्न करके, इंग्लिश हुँ, मूवी है। तो वो अगर ओके। आप देखोगे तो आपको हुँ, प्रॉपर मिशलिन स्टार का कॉन्सेप्ट समझेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे गेस्ट करके उनके क्रू जाता है, हुँ, टेस्ट करता है, हुँ, सर्विस चेक करता है, पर हुँ, होटल वालों को ये नहीं मालूम रहता कि कौन है वो। हुँ, जस्ट उनको सर्विस करना पड़ता है, वो कोई भी हो सकता, कोई हुँ, भी फेस में आ सकता, हुँ, भेस बदल के आ सकते। हाँ, जस्ट वो टेस्ट करते हैं, फिर उसके उनके जजमेंट के हिसाब से आपको स्टार फिर वो लोग ओके। देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। तो ये तो बहुत हाँ, इंटरेस्ट, बट हाँ, ये अभी आउटडेटेड कंसेप्ट है। हाँ, एक टाइम पे मिशलिन स्टार मीन्स कि हम लोग मतलब सोचते थे कि हाँ ये मिशलिन स्टार शेफ है। हुँ, आजकल टॉप एशिया टॉप वर्ल्ड का एक कैटेगरी आ गया है, हुँ, जिसमें अपने इंडियन रेस्टोरेंट भी इंक्लूड होना चालू हो गए। जैसे गुड, मस्क करके मुंबई में एक रेस्टोरेंट है, जो हुँ, वरुण तोलानी ही इज़ अ एग्जीक्यूटिव शेफ ओवर देयर, हुँ, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ओके। तो आजकल वो एक कॉन्सेप्ट है कि हुँ, टॉप 10 एशियाज रेस्टोरेंट या टॉप 10 ओके। वर्ल्ड का, तो ये आजकल थोड़ा चलन में आया है। इंडिया से कौन से शेफ्स हैं जो मिशेलिन मीन्स स्टार इंडिया से तो विकास खन्ना है, अतुल कोचर है। हुँ, बट दिक्कत क्या है ना, ये सब इंडिया में बैठ के नहीं जीते, ये बाहर काम करके ही जीते। तो ये थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इंडिया में बैठ के किसी ने मिशलिन स्टार नहीं जीता। ये जो इंडियन शेफ जो मिशलिन स्टार हुँ, जीते हैं, ये वहाँ पे कहीं यूके में, यूएसए में काम करके इनने वो चीज़ हुँ, लिया हुँ, है। हुँ, हुँ, तो अब तक इंडिया में बैठ के कोई इंडियन शेफ ने मिशलिन स्टार नहीं लिया है। ओके। तो इंडिया में कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट नहीं नहीं है। नहीं नहीं। तो जैसे आपने बताया कि न्यूज़ीलैंड से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, तो मैं ये जानना चाहता कि आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और न्यूज़ीलैंड के एजुकेशन सिस्टम में कुछ डिफरेंस लगा उसमें? बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोल सकते बहुत सिस्टमेटिक है। हुँ, देखो ये लगेगा थोड़ा अटपटा सुनने में लोगों को, हुँ, बट अपना एजुकेशन सिस्टम लिटरली बहुत अच्छा है। हुँ, बिकॉज हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। आपका अगर कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसके रिलेटेड थ्योरी भी रेडी रहता है, यानी आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो क्लास में जाने के बाद उसको आपको थ्योरी बेस में भी पढ़ाते हैं। पर ओके। न्यूजीलैंड में ऐसी चीज़ें नहीं है। न्यूजीलैंड में ओनली प्रैक्टिकल बेसिस पे काम होता है, कि जो प्रैक्टिकल्स होगा उसका हुँ, थ्योरी पार्ट उतना नहीं होता है। तो ओके, यानी आप समझो कि इंडिया में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बन रहे हो। बट अगर आप फॉरेन में या जहाँ मैंने पढ़ा है, तो अगर आप वैसे जगह पे पढ़ रहे हो तो आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो रहे हो। तो क्या इम्पोर्टेंट लगता है आपको? प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना या मेथड ज़्यादा मुझे बेटर लगती है कि जो अपनी ट्रेडिशनली चल रही है? नहीं, मुझे लगता है दोनों स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हुँ, देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो हुँ, बट आपको उसका थ्योरी ही नहीं मालूम, हुँ, तो फिर तो आप लेबर कहलाओगे ना। हुँ, अब एक इंजीनियर और लेबर में तो फ़र्क है। अगर जो खुदाई करेगा या जो सीमेंट या पुट्टी करेगा, हुँ, उसको थियोरेटिकल थोड़ी मालूम कि हुँ, कंक्रीटिंग कैसे करना है, ये करना, वो इंजीनियर को मालूम है। हाँ, तो यहाँ फ़र्क हो जाता है ना। ओह! तो जब आप एक प्रोफेशनली कोई फील्ड में घुस रहे हो, तो मुझे हुँ, लगता है आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सही। आपके पास तभी तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कर पाओगे ना। हुँ, अदरवाइज तो आप लेबर बन जाओगे। अगर आप खाली कोई चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हो बट आप उसको थियोरेटिकल आप उसको मालूम ही नहीं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, तो ओके, कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अगर लेबर को कोई प्रॉब्लम अगर आ गई कुछ हुँ, टेक्निकली, तो वो इंजीनियर के पास भागेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि उनने थियोरेटिकली उतना पढ़ाई कर चुके हैं, तो उनके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज़ है कि वो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। यानी हर साल कोई ना कोई ये इंडस्ट्री में आता है और कुलिनरी आर्ट सीखता है। तो आपको क्या लगता है क्योंकि कैसा होता है कि वो अननोन टेरिटरी में जाते हैं जैसे न्यूज़ीलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनका ड्रीम होता है बट वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे होता है उनको पता नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इंडिया से ही एजुकेशन करना चाहिए, न्यूज़ीलैंड से होना देखो चाहिए? मुझे लगता है एक जब मैं कर रहा था वो हुँ, टाइम पे क्रेज़ था बाहर जाने का, हुँ, कि फॉरेन जाना है, पढ़ाई करना है। हुँ, बट आज का इंडिया में देखता हूँ तो चीज़ें बदल चुकी है। सिटी एंड गिल्ड जो यूके का कोर्स है, हाँ, पहले इंडिया में नहीं था, आजकल इंडिया में हो रहा है, उसका सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है इंडिया में। हुँ, दिल्ली में भी है, बहुत जगह, हाँ, इवन हाँ, नागपुर में भी बहुत से लोग दे रहे हैं सिटी एंड गिल्ड का सर्टिफिकेशन। हुँ, तो जब वो चीज़ें इंडिया आ रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको बाहर जाके कोई मतलब है इस चीज़ का। बेटर है हुँ, कि आप जहाँ हो वहाँ काम करो, वहाँ का एक्सपोजर लो। एंड देखो अभी जो कल्चर है, अभी तो स्टार्टअप का कल्चर है।
बहुत से हाँ, मतलब जेनजीस को मैं देखता हूँ कि वो मतलब जैसे पास आउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्टअप में जा रहे हैं, हाँ, है कि नहीं? तो बेटर है कि आप इंडिया में रह के कुछ कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है देन फिर आपको ये समझना है कि फिर आप हार्डवर्क के लिए रेडी रहो। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो, अगर ओह! आप ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो या हुँ, आप अगर मिडिल क्लास हो हुँ, और फिर आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर जाना है, तो फिर हुँ, आपको मेहनत करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि आपको खुद का सर्वाइवल भी देखना है वहाँ पे, हुँ, आपको अपना खाना-पीना प्लस आपको घर भी पैसे भेजाने हैं। तो हुँ, फिर वो अगर आपका माइंडसेट है, तो आप जा हुँ, सकते हो। बट अगर आपको हाँ, ऐसा है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है और आपको ऐसा है कि मैं जस्ट पढ़ने जाऊँगा, तो फिर हुँ, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ओह! तो हाँ, ये अगर जो सोच भी रहे नए लोग जाना है, तो हुँ, उनको फिर वो माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा। करंट स्टेज पे आप क्या कर रहे हो? देखो बेसिकली अभी जो है मैं मेरा कंसल्टेंसी एजेंसी है। हुँ, दो हम लोग अब मैं कंसल्टेंसी एजेंसी का मतलब आपको ये बता सकता हूँ कि हम बेसिकली लोगों को मदद करते कैफ़े या रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। हमारा यूएसपी है मेन्यू क्रिएशन, मेन्यू क्यूरेशन, कि अभी जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किया है नागपुर में, हुँ, सो उनका हमने यूनिक प्रोडक्ट उनको दिया था जो मार्केट से थोड़ा हट के। तो ओके, ये हमारा अभी यूएसपी है हमारे एजेंसी का। वैसे तो हम ओके, एंड टू एंड सोल्यूशन भी करते हैं। आपको अगर इंटीरियर करवाना है तो भी वी हैव अ टीम। आपको हुँ, मेन्यू क्यूरेशन करवाना है, आपको स्टाफ हायरिंग करवानी है, स्टाफ हुँ, ट्रेनिंग करवानी है, आपको कॉफ़ी सेटअप करवाना है, बार सेटअप करवाना है। तो अभी लाइक हम एक कंप्लीट एजेंसी है जिसमें हमारे अंडर में बहुत सारी टीम है, बहुत लोग हैं जो पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अभी मदद करते हैं लोगों को। ओके। काफ़ी ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं उस पे बाद में डिटेल में उसके बारे में तो बात करूँगा। पर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये फ़ील्ड में आपने ये चूज़ क्यों किया ये फ़ील्ड में आना? देखो पैशन तो था ही। हुँ, देखो अब मैं बताता, मेरे पापा थे बैंकर। हुँ, मतलब वो बहुत सीनियर बैंकर है, 35 ईयर्स तक उनने बैंकिंग सेक्टर में काम किया, अभी भी ओह! कर रहे हैं। ओह! अभी भी एज अ सीईओ एक सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सा तो उनका था कि सीए करो, क्योंकि मैं हुँ, 11th-12th कॉमर्स था, हुँ, अच्छा था पढ़ने में हुँ, कॉमर्स में। तो उनका था कि सीए कर ले, ये हुँ, फील्ड में कर ले। बट मेरा बचपन से कुकिंग को लेके एक पैशन था। ओके, मुझे अच्छा लगता था, यानी जब मैं हुँ, कुकिंग करता था मेरा दिमाग घूमता है इस चीज़ को लेके कि मैं हुँ, हमेशा सोचते रहता हूँ कि क्या बना सकता हूँ और क्या हाँ, खिला सकता हूँ। हाँ, तो इस वजह से मेरे को इसी में जाना था, बहुत हुँ, पैशन था, तो इस वजह से सोचा कि इसी को फील्ड चूज़ करते हुँ, हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लाइक मेरा लाइफ़ का थ्योरी ऐसा है कि अगर कोई काम में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, हुँ, तो आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते वो चीज़ को, कहीं न कभी आप रुक जाओगे। हाँ, जब आपका एकदम माइंड बोलेगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब आप हाँ, रुक जाओगे। बट अगर कोई चीज़ करने में आपको मज़ा आ रही है, तो आप दिन के 24 घंटे भी काम कर सकते हो। सही बात है। फिर आप कभी थकोगे नहीं, हाँ, बिकॉज़ सब देखो, मेरे को लगता है ना, थकना इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, कि आपका माइंड क्या बोल रहा है। हुँ, जो चीज़ करने में आपको मज़ा आ रही है, तो आप दिन-रात कर सकते हो उसको। वो तो है। फिर कभी आपकी बॉडी या आपका माइंड कभी भी नहीं रोकेगा आपको। बट जो हाँ, चीज़ में आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, बस आप पैसे के लिए कर रहे हो कि 9 टू 5 जॉब करना है, बस एंड ऑफ द मंथ पैसा लेना है, तो एक पॉइंट पे ना आपका माइंड बोलेगा अब रुक जाओ। हाँ, तो इस वजह से एक्चुअली था कि फील्ड ऐसा चूज़ करो जिसमें मुझे मज़ा आता हो, और हुँ, कुकिंग हमेशा से पैशन था, हमेशा से इंटरेस्ट था, तो इस वजह से फिर इस लाइन में। ए फिर आप कंसल्टेंसी क्यों आपने चूज़ किया कि ओपन यार करना? कंसल्टेंसी का नाम मैं बताता आपको, ये मेरा चूज़ किया हुआ फील्ड नहीं था। ओके, ये मैं ना महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हाँ, हम सभी है, तो ये उनका दिया हुआ एक बोल सकते हैं कि एक तोहफा पाथ था मुझे। हाँ, अब इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो जब मैंने जॉब छोड़ा था, मैंने हुँ, एक इन्वेस्टर के साथ मिलके एक मेरा आउटलेट खोला था, देसी विदेशी करके, ओके, ओमकार नगर में था वो। ओके, मैंने नाम सुना है सुना उसके है बारे में। आपने? हाँ, तो वो आउटलेट मैंने खोला था। हाँ, तो बिकॉज़ ना मुझे स्टार्टअप का भी था कि मुझे हुँ, खुद का एक ये था कि खुद का कुछ करना था। हुँ, मतलब मेरे हुँ, को हुँ, जॉब नहीं करना था। मुझे ऐसा था कि मेरे को खुद का अगर स्किल्स है, खुद का हाँ, क्रिएटिविटी है, तो खुद के लिए कुछ करो, हाँ, रेदर दैन दूसरे के लिए। सही है। तो जब मैंने लाइक स्टार्ट किया था वो इन्वेस्टर के साथ, पहला ईयर अच्छा चला। हुँ, अच्छा मतलब बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह हुआ था, लोग हुँ, देख के आए। हुँ, बट सेकेंड ईयर से थोड़ा ड्रॉप लेना स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ ओके, लोकेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि हुँ, वहाँ लोकेलिटी ऐसा था और मेरा फूड बहुत यूनिक था, यानी हुँ, वो एरिया के लिए बहुत अलग फूड था हाँ, वो। एक्चुअली हाँ, तो कहीं ना कहीं फिर वो ना ड्रॉप होना चालू हुआ। तो फिर ऐसा फेज़ आ गया जो फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब मैं दिक्कत में आने लगा। ओके, अब घर पे भी कैसा एक एक्सपेक्टेशन रहता है, लड़कों को से तो रहता ही है कि वो घर पे कुछ हाँ, पैसा दे, हुँ, कुछ ये करे। तो अब ऐसा था कि एक दिन मेरे पापा ने मुझसे 500 रुपये मांगे थे, हुँ, और कि मेडिसिन्स, हुँ, कि मतलब दवाई लेना है कि तू अभी हाँ, अर्जेंट में दे करके। तब हुँ, मेरे पास था नहीं, और हुँ, वो मैं रात को दुकान में ही था।
और सेल ओह! भी कुछ नहीं हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो हार्डली एक टेबल लगा था। ओह! तो सेल भी कुछ नहीं था, गले में पैसा नहीं था, हुँ, तो मैंने नहीं दे पाया। तो उस दिन वो रात में रोया। अच्छा, और हुँ, मैं कैसा शिव भक्त हूँ, अब मेरा मेरा ऐसा ही, मैं किसी से शेयर नहीं करता। मैं या तो मेरी मम्मी से शेयर करता हूँ, बट मम्मी से भी उतनी चीज़ें नहीं शेयर करता जितना शिव जी से चलिए करता हूँ। से तो रात को रोया, हुँ, मतलब बाइक चलाते-चलाते घर जा रहा था, तो रोते हुए कंप्लेन कर रहा था कि ऐसा क्यों लाइफ में, एक टाइम पे मैं न्यूज़ीलैंड में बैठा था, आज मैं नागपुर में हूँ, हुँ, ये फेस क्यों दिला, ये मतलब एक काइंड ऑफ अ कंप्लेनिंग कि ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा। तो सडनली ना दूसरे दिन मुझे ना देवान सर का कॉल आया। ओह! देवान सर, अगर मैं बताऊँ, देवान जायसवाल, अगर आप सुने होंगे उनके बारे में, हुँ, सो वो मेरे गॉडफ़ादर है अभी नागपुर के मार्केट में। अगर आप मेरे को ओके, पूछोगे हू इज़ योर गॉडफ़ादर, हुँ, तो मैं बोल सकता देवान जायसवाल, ओह! है कि नहीं? सो उनका कॉल आया मुझे हुँ, अगले दिन ही, ये हुँ, इंसिडेंट के अगले दिन। हुँ, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि शेफ़, वो मेरे को पहले से जानते थे, हमारा मतलब पहचान तो पहले से थी, हुँ, कि शेफ़ आप आके मुझे मिहान में मिलो। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है सर, तो उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजा, मैं हुँ, गया। तो उनका जो रेचेल्स करके प्रोजेक्ट आ रहा था मिहान में, फर्स्ट सिटी में, ओके, तो उन्होंने बिठाया, उन्होंने बोला शेफ़ यहाँ का करना है। तो मुझे तब ऐसा लगा कि जॉब के लिए बोल रहे हो, बट तब क्या चल ही रहा था होटल। तो मैं बोला सर जॉब तो शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का एक आउटलेट है, हुँ, प्लस इनका थोड़ा छोटा था वो टाइम पे जो ये था। तो उन्होंने बोले नहीं, मुझे जॉब के लिए नहीं बोला आपको, आप मुझे कंसल्टेंसी करो। ओह! तो मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा? आप हुँ, मेरे को मेन्यू दो और हुँ, स्टाफ ट्रेन करो। ओह! आप 2 महीने के लिए करो। हुँ, मैं बोला ठीक है, और उस टाइम उन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट दिया था। मैं बोला चलो ज़रूरत तो है, क्योंकि हुँ, फाइनेंशियली चलो कुछ तो आए कि हाँ, एटलीस्ट ये तो मैंने किया। 2 हुँ, महीना मैंने रिचर्स किया। अब लकीली वो हाइप हो गया मिहान हुँ, में, और वो नागपुर में भी हाइप हो गया प्रोजेक्ट। ओह! और उस प्रोजेक्ट के वजह से फिर मुझे और प्रोजेक्ट्स आए। और हुँ, फिर अब जो गाड़ी चल रही है, तो आप समझो कि 10 महीने के ड्यूरेशन में, अभी मुझे 10 से 11 महीने हुए कंसल्टेंसी एजेंसी खोल के, हाँ, हमने 28 प्रोजेक्ट्स कर लिए। और ओह! अमरावती में भी एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नाइस, तो ये मैं इसलिए बोलता, ये मेरा प्लान्ड चीज़ नहीं था। मैंने कभी कंसल्टेंसी लाइन का नहीं सोचा था। मैं तो शेफ़ था, मुझे खुद का होटल खोलना था, मुझे खुद का कैफ़े खोलना था। हुँ। ये मैं इसलिए हमेशा से बोलता हूँ कि कंसल्टेंसी लाइन ये मेरे को शिव जी का दिया हुआ गिफ्ट है। कभी-कभी हम जो प्लान करते हैं वो नहीं वैसा होता, नहीं नहीं होता है। होता। कभी-कभी भगवान के ऊपर छोड़ भगवान के के ऊपर रास्ते छोड़ पे दिए, भी तो हाँ, कहीं न कहीं दिखा देते वो कुछ, हाँ, मतलब रास्ता। अपन लाइक हर चीज़ अपन सोचते हैं। एक टाइम पे मैं मिशेलिन स्टार शेफ़ बनना चाहता था। मेरा हुँ, एक क्रेज़ था कि मुझे हुँ, मिशेलिन, नहीं हुआ, आज वो हो नहीं पाया, हुँ, बट हो सकता है कि ये कुछ सोच के रखा हो। हाँ। सबकी अपनी-अपनी जर्नी जर्नी होती महादेव है, ने सोच के रखी सोच हुई के है। रखी। आपको फिर लर्निंग क्या यानी चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करने के? देखो मुझे लगता है ना, रेस्टोरेंट ओपन करने के चैलेंजेस तो बहुत है, इफ़ यू डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ दैट हुँ, प्रोडक्ट, फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो अगर आप नए हो, मतलब हाँ, आपको समझ लो आपके पास पैसा है बट आप खोल रहे हो, हाँ, तो तब वो चीज़ मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपको वेंडर्स कहाँ से लेने हैं, आपको ये नहीं मालूम कि आज स्टाफ का सैलरी रेट क्या चल रहा है मार्केट में। हुँ, अगर कोई शेफ़ आके आपसे बोलेगा मैंने तो 5 साल काम किया, मुझे 30,000 मिल रहा है। हुँ, बट अगर मैं बताऊँ 5 साल का अगर सैलरी रेट मार्केट के हिसाब से निकालेंगे तो 20,000 है। तो ओह! ये चैलेंजेस आते हैं कि आप हुँ, क्या होता है ना, आपको प्रॉपर मार्केट का ये नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। हुँ, मार्केट में सोर्सिंग किस तरीके से हो रही है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, फिर एसओपीज़ कैसे सेट करना है। तो ये चैलेंज कब होता है, जब कोई नॉन प्रोफेशनल फील्ड वाला बंदा ये चीज़ करे। हुँ, तो ऐसे टाइम पे लोग हमको याद करते हैं हाँ, एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि जो अगर कोई नॉन फील्ड वाला है जो हुँ, फील्ड के बाहर से है हुँ, और उनको खोलना है, तो ये सिनेरियो में लोग हमको लेते हैं एज अ कंसल्टेंट कि हाँ आप हमको सेटअप करके दो। ओह! जैसे मेन्यू प्लानिंग वगैरह कोई करते हो कोई रेस्टोरेंट के, तो सबसे पहले ना स्टेप्स कैसे होती है? थीम पहले सेट होती है रेस्टोरेंट की या मेन्यू सेट होता है फिर मेन्यू के हिसाब से थीम होता है? नहीं देखो, सबसे पहले हम ना क्लाइंट का विजन सुनते हैं। ओके। बिकॉज देखो क्या होता है ना, बहुत से जो क्लाइंट होते हैं वो ऑलरेडी सोच के आते हैं कि उनको करना क्या है। हुँ, अब किसी को बिजनेस खोलना है, तो वो बैक ऑफ माइंड तो उसने सोचा होगा ना कि मुझे इस तरीके का बिजनेस खोलना है। तो हम लोग सबसे पहले क्लाइंट का सुनते हैं, ओके। आपको क्या खोलना है। अगर वो हुँ, बोलते हैं हमको इंडियन फूड का करना है, हमको साउजी करना है, हुँ, हमको वेस्टर्न कल्चर में जाना है, हमको थोड़ा कॉन्टिनेंटल साइड चाहिए, तो उनका जो भी चीज़ें हैं उनसे एक डेटा हम ले लेते हैं कि आपको एक्चुअल में खोलना क्या है। फिर उसके बाद उनका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप कौन से कॉन्सेप्ट में ये करने वाले हो।
तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर हम मेन्यू प्लान करते हैं। ओके। तो सबसे पहला स्टेप बताइए मुझे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लोकेशन फाइंड आउट करना होता है या देखो फिर पहले तो देखो कंसेप्ट पे ही सबसे होता है? देखो लोकेशन फाइंड आउट नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऑलरेडी लोकेशन लेके आते हैं। ओके। तो अगर हमारे सिनेरियो से देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम क्लाइंट का ब्रीफ लेते हैं हाँ। कि आपको क्या करवाना है। उसके बाद मेरी जो टीम है हम बैठते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं मेन्यू के ऊपर कि मेन्यू किस तरीके का होना चाहिए, कितने आइटम होने चाहिए, किस विजन में। थोड़े रेफरेंसेस भी लेते हैं हम मार्केट से, थोड़े रेफरेंसेस उठा लेते हैं, तो उस करके हम एक मेन्यू बनाते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्टिंग्स चालू करते हैं। ओके। बट मार्केट रिसर्च होता है इसके पहले? इसके पहले मार्केट रिसर्च होता है। देखो अब हाँ। नागपुर का तो बहुत छोटा मार्केट है। आप देखोगे कि नागपुर इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, मतलब वेरी नॉट वेरी स्मॉल बट स्टिल मार्केट बहुत छोटा है कि ये कैफ़े में क्या चल रहा है ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें पता चल जाती है यहाँ पे। तो उतना स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको मालूम होता है कि चल क्या रहा है, कि क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग एक मेन्यू प्लानिंग तो कर लेते हैं, क्योंकि हमको नागपुर के लोगों का पैलेट मालूम है कि उनका पैलेट क्या है, उनका टेस्ट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर एक पूरा मेन्यू प्लान करते हैं। ओके। तो पहले तो है ना लोकेशन के हिसाब से पहले मार्केट रिसर्च होता है, राइट, फिर उसके हिसाब से मेन्यू मेन्यू प्लान प्लानिंग और होता है। डिजाइनिंग होती है। यस यस। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बता सकते हो कि मेन्यू का जो पहले क्या स्टार्ट होता है, डिजाइनिंग क्या कंसेप्ट से स्टार्ट होती है उसकी? देखो पहले हम क्या करते हैं ना, हम पहले कैटेगरी सेट करते हैं हम्म। कि पर्टिकुलर मेन्यू में कितने कैटेगरी रखने हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि उसमें सैंडविचेस का कैटेगरी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, एपिटाइज़र हो गया। तो पहले हम वो सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें कौन से डिशेस जाने चाहिए उसका फिर हम स्टडी करते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारा एक प्रोजेक्ट अभी आया है ट्रेडर्स कैफ़े करके। तो वो पूरा ट्रेडिंग थीम में। ओके। तो वो कैफ़े इस तरीके से बनाया है कि जितने ट्रेडर्स है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, तो उनके लिए काइंड ऑफ अ कोवर्किंग। ओह तो फिर उनका मेन्यू हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हमने उसमें इंडियन फ्यूजन डाल दिया। ओके। क्योंकि आप अगर ट्रेडर्स को देखोगे जो ट्रेडिंग करते तो उनका ना पैलेट बहुत देसी होता है। वो ज़्यादा वेस्टर्न फूड नहीं खा पाते, क्योंकि वो लोग थोड़े से हो सकता है कि आउटडेटेड भी बोल सकते हो आप, या उनका पैलेट उस तरीके का है। तो हमने वो विजन रख के क्या किया ना, हमने इंडियन फ्यूजन में ही पूरा उनका प्लान किया फूड। तो फ्यूजन किसके साथ किया फिर आपने? देखो फ्यूजन बेसिकली देखो अब ये मेरा ना बहुत बोल सकते हैं सबसे दिल के करीब वाला कॉन्सेप्ट है इंडियन फ्यूजन। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो कॉन्टिनेंटल टेक्निक्स है उसमें इंडियन फ्लेवर को इन्फ्यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से मैं फ्यूजन करता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, ट्रेडर में हमारा एक फ्यूजन हुआ है पाव भाजी लजानिया। तो जो लजानिया पास्ता है तो उसको हमने थोड़ा सा मुंबई स्टाइल पाव भाजी के इसमें रखा है। ओके। पाव भाजी लजानिया। यस यस। यस, नाइस। बहुत बहुत अच्छा डिश है वो, आप ट्राई करना कभी जाके बिल्कुल। जरूर। तो जैसे फिर थीम जैसे ट्रेडर्स कैफे की चूज हुई है, तो फिर वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह यानी फिर इंटीरियर का और फूड का इंटीरियर भी फिर? वैसा है। आप अगर विजिट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे मतलब जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बुल्स की फ़ोटो है, देन बिटकॉइन का एक प्रॉपर ये है, प्रॉपर टीवी लगे हुए हर जगह जहाँ पे वो ग्राफ्स चलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट के जो ग्राफ्स हैं ना, हाँ हाँ जो एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हाँ अगर हाँ हाँ। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सब आपको पूरा फील आएगा कि ये यहाँ पे लिटरली ट्रेडिंग हो रहा है करके। बहुत बार पर ट्रेडिंग में कभी मेरे ख्याल से फूड तो एक पॉइंट है ही, बट बेवरेजेस भी बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट होता कॉफ़ी। है। यस। तो फिर बेवरेजेस की कैसे आपने सिलेक्शन किया कि कौन सी? देखो बेवरेज का कैसा है ना, मेरे जो कॉफ़ी कंसल्टेंट्स है तो मैं उनके थ्रू ही कराता हूँ, बिकॉज देखो वो मेरा मेन लाइक फोटे नहीं है। बिकॉज मैं शेफ़ हूँ तो मैं फूड में क्रिएटिव हो सकता हूँ, बट हमारे पास टीम है जिसमें हमारे पास कॉफ़ी कंसल्टेंट भी है जो वो वाला पार्ट देख लेते हैं। ओके। तो उनके हिसाब से फिर वो उनके हिसाब से पूरे बेवरेजेस, बट सेट वो हम क्लाइंट्स को टेस्ट करवाते हैं। हाँ। यानी देखो जो भी चीज़ें मेन्यू में जाती है वो तो पहले क्लाइंट को टेस्टिंग करवाते ही है हम। अगर वो बोलते हैं कि टेस्ट अच्छा है तो ही वो कॉन्क्रीट मेन्यू में जाता है, अदरवाइज देन फिर हम उसको ये कर डिस्पोज करते बट आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर आपको मेन्यू सस्टेन करना है तो फ्यूजन क्यूजिन है? तो देखो हमारे एजेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, हम पूरा फ्यूजन नहीं करते। अगर 40 का मेन्यू बन रहा है तो 10 आइटम हम फ्यूजन रख, बाकी 30 आपको कंफर्ट फूड ही मिलेगा। आपको राइस बॉल ही मिलेगा, आपको पास्ता मिलेगा, आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। क्योंकि हम एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं। बट ये 10 प्रोडक्ट्स ज़रूरी क्यों होते हैं मैं ये भी बताता आपको। क्योंकि जितना अगर आप जानते हो कि अभी मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, अभी इतने कैफ़ेज आप देखोगे आए दिन कैफ़े खुल रहे हैं। तो जब आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपके पास यूनिक प्रोडक्ट भी तो होने चाहिए, नहीं तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर उनको पास्ता ही खाना है, उनको पिज़्ज़ा ही खाना है, तो वो तो ऑप्शन ऑलरेडी मार्केट में है।
बट आपको लोगों को अपने तरफ खींचना है, तो आपके मेन्यू में ऐसे आइटम भी होने चाहिए जो मार्केट में ना मिल रहा हो। तो यही कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते कि हम आपको 40 के 40 फ्यूजन देंगे। हम 10 फ्यूजन रखते हैं, यूनिक प्रोडक्ट रखते हैं, 30 हम कंफर्ट फूड रखते हैं। और ये जो 10 प्रोडक्ट है, ये ऐसा सर्कुलेट होता है कि ये आपके काइंड ऑफ अ मार्केटिंग जैसा काम करेगा, कि हम इन्फ्लुएंसर से भी इसकी पूरी शूट करवाएंगे, हम इनके पेज में इसको ज़्यादा प्रमोट करवाएंगे, ताकि लोगों को लगे हाँ ये कुछ नया है, हमको जाके ट्राई करना चाहिए। जैसे अभी आपने बोला पाव भाजी लजानिया कुछ नया है, तो देखो वो आप आओगे पाव भाजी लजाने के लिए, हाँ, वो आप एक ही बार आओगे, हाँ, बट बाद में जब आप बाकी चीज़ें मिल रहे हैं ना, उसके लिए आप हाँ, रिपीटेड आओगे, कि आप बोलोगे "हाँ यार चल आज इनका राइस बॉल ट्राई कर लेता", वो आपका कंफर्ट फूड है, तो आप उसके लिए बाद में आओगे, और फिर वो आप रेगुलरली फिर एक स्पॉट ही बन जाएगा आपका, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ कंफर्ट फूड भी मिल रहा है। हाँ। इस तरीके से हम प्लान करते हैं मेन्यू। फिर जैसे मेनू में डिशेस होती है, फिर उनकी कॉस्टिंग क्या कंसेप्ट्स पे सेट होती है? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, और ये ना बहुत मार्केट में सबसे बड़ा गैप था, फूड कॉस्टिंग। हम्म, अब लोगों को क्या लगता ना कि फूड कॉस्टिंग ना हमेशा ना, नागपुर में मैंने जितना देखा कि अ, हवे में होता है, हम्म, कि लोग बस निकाल लेते कि इतना है, फिर उसको इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर देते, तो उनको हिसाब से ये है हमारा सेलिंग प्राइस। हाँ, बट हमारे अगर एजेंसी में आप देखोगे, मेरे टीम में 2 लोग ऐसे टेक्निकल लोग हैं जो खाली फूड कॉस्टिंग करते हैं, हम्म, मैं खुद नहीं करता। ओ, मैंने 2 लोगों को रखा है जो एक्सपीरियंस्ड है, हम्म, जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, और वो फूड कॉस्टिंग के लिए उनको अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो पूरा मेरा पार्ट संभालते फूड कॉस्टिंग। और हमारा फूड कॉस्टिंग ऐसा होता है कि हम जब टेस्टिंग्स करते उसी टाइम हम डेटा क्रिएट करते हैं। अब डेटा इन द सेंस कि हम जब कुछ बना रहे हैं, तो हम उसको पर्टिकुलर ग्रामेज निकाल लेते हैं कि एक पोर्शन में कितनी चीज़ें जा रही है, कितने ग्राम में जा रही है। फिर ये डेटा हम हमारे जो टीम मेंबर है उनको भेजते हैं, फिर वो उस डेटा के बेस पे, और जो फिक्स कॉस्ट का एक डेटा आता है क्लाइंट की तरफ से, उनको कंबाइन करके एक फुट कॉस्ट निकालते हैं। ओके। बट अभी कैसा होता है कि कोई कोई सीजन में कोई कोई चीज़ें महंगी हो जाती है, कोई कोई सीजन में वो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती है, तो वो तो तो अब फिर वो मार्जिन कैसे हायर कर साइड सकते हो? लेके तो चलते हैं, हम ओके, हमेशा हायर साइड लेके चलते हैं। ओके, तो बट जब आपका चीज़ें सस्ती हो जाए तो फिर वो मैनेजेबल हो मैनेजेबल जाता है। हो, और आप देखो ना, देखो जब आपका प्रोडक्शन बल्क होना स्टार्ट हो गया ना, वैसे भी देखो, अगर कोई चीज़ 10 रुपये में ले रहे हो, बट आपको मालूम है आज के दिन में आपका प्रोडक्शन कम है, बट जब आप आगे फ्यूचर में 200 से 250 फुटफॉल लोगे रेस्टोरेंट का, तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ जाएगा ना, बल्क हाँ, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, उस टाइम तो आपका हर एक चीज़ का कॉस्टिंग कम, मार्जिन बच जाएगा ना, हाँ, कॉस्टिंग तो कम होगी। कॉस्टिंग तो ऐसे ही कम हो जाएगा आपका। आप मेरे को ऐसा एक कॉमन मिस्टेक बता सकते हो जो रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं मेन्यू जब कॉस्टिंग निकालते हैं तब? देखो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक्यूरेसी नहीं होती है, कि हम्म, प्रॉपर ग्रामेज वो निकालते नहीं है अपने प्रोडक्ट का। अब ये देखो, प्रॉपर ग्रामेज निकालने से ना उनके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। एक तो उनका फूड कॉस्ट भी प्रॉपर आएगा, सेकंड उनका एसओपीज भी बनेगा, उनका स्टैंडर्ड रेसिपी बनेगा, कि कल को फिर अगर कोई नया बंदा आया है मार्केट में, या अगर समझ लो अगर उनका शेफ अगर छोड़ के गया और उसके जगह पे कोई नया शेफ आया, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको एसओपी फॉलो करना है, उसको स्टैंडर्ड रेसिपी देखना है, और वो सेम टेस्ट आपको दे सकता है। तो ये चीज़ नहीं करते, मतलब ओनर्स कैसा है ना, वो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं शेफ्स पे, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है ना, फिर उसके बाद बिजनेस आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपका हेड शेफ कंट्रोल कर रहे हो, आप उसके हिसाब से चल रहे हो, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर चुक जाते हैं, फिर वो आपको फिर ब्लैकमेल करना भी, कुछ कुछ तो फिर ब्लैकमेल करना भी चालू कर देते हैं, आप मेरा पैसा बढ़ाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और फिर इनको डर लगता है यार इसका तो टेस्ट चल रहा है, अब ये चले गया तो फिर टेस्ट हो गया तो मेरे कस्टमर खराब हो जाएंगे। बेटर है आप ऑन पेपर स्ट्रांग रहो ना, आप अगर किसी को हायर कर रहे हो उससे कॉस्ट मांगो, उससे रेसिपी मांगो, ताकि उसको आप डॉक्यूमेंट करो, और उसको फिर जब आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, अगर कोई दूसरा भी शेफ आ रहा है वो पढ़ के बना लेगा। इतना तो ट्रेनिंग हर शेफ को मिलती है कि वो रेसिपी फॉलो करके चीज़ें बना सकते हैं। अब ये लोग नहीं कर पाते, करके हम ये चीज़ कर रहे हैं, करके हम एज अ कंसल्टेंट लोगों को ये चीज़ करके दे रहे कि आपको हम डिपेंडेंट होने नहीं दे रहे हेड शेफ्स पे। हाँ, ये मैंने एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के साथ भी होते हुए देखा है। होता है कई बार बोला है कि वो ऑपरेटिंग यानी स्टैंडर्ड तो रेसिपी बनी रहनी चाहिए, चाहे शेफ चेंज भी क्यों ना हो, बट वो ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो अब शेफ बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। होता है ये इनसिक्योरिटी ना। देखो अब मैं बताता, जो पढ़े लिखे शेफ्स है ना उनमें तो नहीं होती है, बिकॉज प्रोफेशनली आप उतना काम करके आओ, बट जो बोलते हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनमें ये इनसिक्योरिटी होती है कि मैं अगर बताऊंगा तो मेरी जगह खा जाएंगे। और ये मैंने बहुत देखा है, मैंने तो इवन मेरे ट्रेनिंग टाइम पे भी देखा है कि लोग ट्रेन नहीं करते थे प्रॉपर, कि अगर ये लड़के को सिखा दिया तो ये मेरे से आगे चले जाएंगे। तो ये होता है, ये बहुत होता है। बट मुझे लगता है अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो आप पहला टर्म यही रखो ना कि आप हमको पहले दिन ही सब रेसिपी दे दो,
नहीं दे रहे हो तो आप ऐसे बंदे को ही क्यों हायर कर रहे हो जो नहीं बता रहा है? इट सही मीन्स वो बात है। लॉयल नहीं है फिर आपके साथ, तो फिर आप हायर ही मत करो। तो ये होता है, ये मतलब बहुत होता है, अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत से सीनियर शेफ्स है जो नहीं बताते रेसिपीज, वो ऐसा हाँ। ही छुपा के रख, ताकि आगे ना बढ़े कोई, क्योंकि उनको हुँ। ऐसा डर लगता है कि ये कल को ओनर कोई दूसरा ना ला ले मेरे जगह पे। तो ये होता है, इसको रोक नहीं सकते, ये नेवर एंडिंग वाला प्रोसेस है ये, कि कभी रुकेगा नहीं। जैसे अभी कोई-कोई कैसे शेफ्स होते हैं स्पेशलाइज़ कोई-कोई चीज़ों में होते हैं और स्किल ड्रिवन काफ़ी इम्पोर्टेंट जैसे तंदूर वाले जो होते हैं वो स्किल ड्रिवन हो जाते हैं। उसके बाद डोसा वाले जो होते हैं वो भी स्किल ड्रिवन हो जाते हैं। तो फिर ऐसे शेफ्स को फाइंड आउट करना है और उनके साथ जो प्राइसिंग नेगोशिएट करनी है वो कैसे कर सकते हैं? देखो प्राइसिंग, देखो कभी भी जब आप किसी को हायरिंग कर रहे हो, हुँ, हायरिंग के क्राइटेरिया आपको देखने पड़ेंगे। पहले तो हुँ, एक्सपीरियंस, हुँ, कि कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने साल उसने काम किया है और हुँ, कहाँ-कहाँ काम किया है, वो भी ओके, मैटर करता है। अगर वो हुँ, 5 स्टार से काम करके आया, या हुँ, रेस्टोरेंट से काम करके आया, या हुँ, क्यूएसआर से काम करके आया, हुँ, तो उसके हिसाब से फिर एक सैलरी पैकेज डिसाइड होती है। या तो फिर ऐसा है कि मतलब उसका एजुकेशन क्या है, हुँ, एचएम करके आया है या एचएम नहीं किया है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है जब आप किसी को सैलरी ऑफर करते हो। बेसिकली मार्केट प्राइस से ही चलना पड़ता है आपको, कि हुँ। मार्केट में जितना एक फॉर एग्जांपल सीडीपी का चल रहा है, वही देख के आप उसको ऑफर करोगे। टीम बिल्डिंग करते हैं शेफ्स की, तो उसमें हायरार्कीज़ होती है उसमें? हाँ, रहती है ना, हायरार्की तो होती है। ओके, अगर मैं आपको एक बताऊँ, हायरार्की तो स्टार्ट तो एग्जीक्यूटिव शेफ से ही होता है। उसके नीचे सू शेफ होता है। सू ओके, शेफ बेसिकली सेकंड इन कमांड होता है, ओके। कि रूल्स बता सकते हो इनके? हेड शेफ का तो वो इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप, कि पूरा ओके, किचन डिपार्टमेंट ही उसके हुँ, इस पे चलेगा। हुँ, यानी देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ कि हेड शेफ कभी रेंज पे काम नहीं करता। ये नागपुर में बहुत से शेफ़ लोगों को एक गलतफ़हमी है कि हेड शेफ़ है बट ये रेंज पे नहीं आता है। बट हुँ, मैं आपको बताऊँ, हेड शेफ़ का काम ही नहीं है रेंज पे काम करना। वो केओटी कॉल आउट करेगा, वो हुँ, मैनेज करेगा किचन को, वो फूड कॉस्ट सँभालेगा, हुँ, इन्वेंटरी सँभालेगा, वेस्टेज सँभालेगा। वो आपका किचन ऑपरेशन सँभालेगा। हेड शेफ़ इज़ अ मैनेजर ऑफ किचन, वो ओह! चीज़ों को मैनेज करेगा। तो जो हेड शेफ़ है वो तो मैनेज करता है हर हेड शेफ चीज़ों या को। एग्जीक्यूटिव शेफ, है ना? एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़, ये ओके, दोनों मतलब एक सेम ही होते सेम हैं। ही होते ओके, हैं। देन फिर सू शेफ़ आता है। ओके, अब सू शेफ इज़ अ सेकंड इन कमांड। अगर आपका वाइस कैप्टन बोल सकते हो, अगर हुँ, कभी आपका हेड शेफ अवेलेबल नहीं है, छुट्टी हुँ, पे हुँ, गया, तो उसके बाद पूरा जो भी हेड शेफ का रोल है वो सू शेफ देखेगा, ओके, पूरी टीम सू शेफ संभालेगा। ओके। उसके बाद फिर अगर पर जैसे वो छुट्टी पे नहीं है तो सू शेफ फिर क्या करते हैं? तो उनको असिस्ट करेगा हेड शेफ को, ओके, क्योंकि 2 शिफ्ट होते हैं ना, अगर कोई भी हुँ, रेस्टोरेंट या कैफ़े में 2 शिफ्ट में काम होता है, हुँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। हुँ, तो अगर हेड शेफ इवनिंग शिफ्ट में है, तो मॉर्निंग शिफ्ट पूरा सू शेफ संभालेगा। अ, ही इज़ द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट, ये नहीं। फिर उसके बाद सीडीपी लेवल आता है। हुँ, सीडीपी का मतलब है शेफ द पार्टी, एक हुँ, फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो मतलब वो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। सीडीपी मीन्स अगर आपके रेस्टोरेंट में क्वांटिटी डिपार्टमेंट है, इंडियन डिपार्टमेंट है, या चाइनीज़ डिपार्टमेंट है, हुँ, तो जो सीडीपी रहते हैं वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, कि ओके, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। हुँ, ठीक है। देन डीसीडीपी होते हैं, डेमी हुँ, शेफ द पार्टी, हाँ, जो सीडीपी के सेकंड इन कमांड पकड़ लो। अगर हुँ, सीडीपी जैसे हेड शेफ सू शेफ का था, हुँ, वैसे सीडीपी और डीसीडीपी का रोल रहता है। ओके, उसके बाद होता है कॉमी 1, 2 एंड 3। ओके, अब कॉमी बेसिकली ऐसे शेफ्स होते हैं जो जस्ट कॉमी 3 तो बिगिनर्स होते हैं, कि हुँ, जस्ट अभी ने इंडस्ट्री में चालू किया, काइंड ऑफ ए हेल्पर बोल सकते हो। हुँ, कॉमी 2 मतलब हेल्पर से थोड़ा ऊपर, कि जिनको हुँ, कुछ 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। हुँ, और कॉमी 1 मतलब जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। अब हुँ, दे आर इन अ वे कि वो अभी डीसीडीपी बन जाए। तो हुँ, इस तरीके की हायरार्की सेट होती है किचन में। ओके। जैसे ये जैसे आपने हायरार्की बताया वो तो काफ़ी है ना डिटेल्ड और ये यस, थी ये बट दिस इज़ अ फ्रेंच हायरार्की, ये फ्रेंच हाँ, टर्मिनोलॉजी है। जो भी सू शेफ, हुँ, सीडीपी, डीसीडीपी, ये पूरे फ्रेंच टर्म है। क्योंकि ओके, गैस्ट्रोनॉमी जो है ना, वो हुँ, बेसिकली फ्रेंच से ज़्यादा ओरिएंटेड है। ओके, उनके टर्मिनोलॉजी से पूरा मतलब फ्रेंच क्विज़ीन से ही बना हुआ चीज़ है ये। ओके, तो इसलिए उनके ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है यूज़ इसमें। होती है। या बट जैसे ये डिपार्टमेंट्स तो एक कैसे 5 स्टार होटल तो मैनेज कर सकते हैं ये ऑपरेशन से। बट जो स्मॉल रेस्टोरेंट है तो वो कैसे हायरार्की सेट कर सकते हैं फिर देखो, इस चीज़ की? स्मॉल रेस्टोरेंट की तो हायरार्की होती नहीं है। हुँ, जो स्मॉल स्केल कैफ़े रन कर रहे हैं, हुँ। उनकी कोई हायरार्की नहीं होती। वो तो एक मेन शेफ़ रखेंगे, एक हेल्पर रखेंगे, उनकी स्टाफिंग कंप्लीट। एक आपको मैं जैसे एक एग्जांपल से पूछता हूँ कि जैसे एक मेरा रेस्टोरेंट है या कैफ़े है, अब उसमें मैंने चाइनीज़ भी रखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल भी रखा हुआ है और इंडियन भी रखा हुआ है कुछ। तो इसमें मेरे को कैसे हायरिंग करनी चाहिए फिर? इसमें बेसिकली देखो, मैं बताता, अगर आपने कैफ़े खोला है, हुँ, बट आपने कम बजट में खोला है,
जैसे आपने 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में कैफ़े अगर खोला होगा हम्म, तो सीधी बात है कि आपके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं होगा, ज़्यादा बैकअप्स नहीं होंगे। तो आपको हायरिंग ऐसी करनी है कि आपको एक मेन शेफ रखना है, उसके नीचे आपको 2 हेल्पर डालने हैं, आप हायरिंग कंप्लीट, क्योंकि उससे ज़्यादा का आप फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप 2 मेन शेफ लोगे, क्योंकि मेन शेफ की सैलरी 25 से 30 हज़ार के बीच में रहेंगी, वो ब्रैकेट में चलेंगे। तो अगर आप 2 लगाओगे तो आप सीधा-सीधा समझ लो आपका 50 से 60 हज़ार का तो एक फिक्स कॉस्ट खाली हेड शेफ पे हो गया। तो छोटे स्केल बिजनेस इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सीडीपी लेवल के बंदे उठाते हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो चीज़ का, और उनके नीचे 2 कॉमी 3 के बंदे दे देते हैं जो काइंड ऑफ उसको असिस्ट करे, तो उतने में उनका काम हो जाता है। पर फिर ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर समझ लो कि उनको छुट्टी चाहिए या कभी उनकी तबीयत बिगड़ गई या तो कुछ हो वही गया, तो होता है कि फिर वो आप कैसे आप हाँ, तो अपन वो टाइम मैनेज पे कर ऐसा होता सकते? है कि आप सीडीपी के साथ डीसीडीपी हायर कर लो, ओके, तो वो भी करते हैं। बट फिर ये कॉस्टिंग भी बढ़ा देता है ना एक हाँ, देखो थोड़ी कॉस्टिंग तो सी। बढ़ता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपका बिज़नेस डूबता है अगर आपका फ़िक्स कॉस्ट हायर साइड है तो। अब फ़िक्स कॉस्ट बेसिकली होता है आपका सैलरी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम्म, तो जब ये हायर साइड जाता है, तो फिर लॉसेस फिर ये होने चालू होते हैं। ओके। फूड वेस्टेज का भी एक यानी लॉस होता है वो क्या तो उसमें बहुत तो? बड़ा, देखो मैं तो बोलता हूँ कि बेचने से ज़्यादा बचाने से प्रॉफ़िट होता है। आप जितना बचा रहे हो किचन में, वो ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट करेंगे। यानी थोड़ा मैं आपको समझा सकते समझाता हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशंस किए, अब आपको भी मालूम होगा कि कैफ़े या रेस्टोरेंट में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्री प्रिपेयर्ड होते हैं, ऑन टाइम स्क्रैच से कुछ नहीं बनता। हाँ, अभी मैं अगर व्यूअर्स भी अगर आपके थोड़ा सा ये होंगे ये सुन के, बट दिस इज़ अ फैक्ट हाँ, कि स्क्रैच से रेस्टोरेंट या कैफ़े, कोई भी रेस्टोरेंट, इवन 5 स्टार्स में भी स्क्रैच से कुछ नहीं बनता, ओ, हमेशा प्री प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रोडक्ट का जो बेस प्रोडक्ट है ना वो बना हुआ रहता है। मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, मखनी है तो मखनी की ग्रेवी बनी हुई रहेंगी, वो जस्ट तड़का लगाएंगे, ओके, है कि नहीं? तो ये चीज़ें होती है। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप प्री मीज़ा कर रहे हो, मीज़ा बेसिकली जब आप बेस प्रोडक्ट बनाते हो उसको मीज़ा बोलते हैं। तो जब आप प्री प्रिपरेशंस कर रहे हो तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेन्यू में हर चीज़ तो नहीं बिकेगा, आपके 5-10 चीज़ें बिकेंगे, और बाकी चीज़ें जो नहीं बिक रहे वो तो सीधी बात है डिस्पोज ही करना पड़ेगा, वो तो फेंकना ही पड़ेगा। तो वो आपका सीधा सीधा लॉस है। अब मैं एज अ हेड शेफ, या जब मैं हेड शेफ था या जब मैं अभी कंसल्टेंट हूँ, तो मैं कोशिश करता था कि मैं बेस प्रोडक्ट कम रखूँ, ताकि एक मेरा इन्वेंटरी कॉस्टिंग कम है, कि मुझे ज़्यादा इन्वेंटरी पे प्रेशर ना है। सेकंड, जब बेस प्रोडक्ट ही कम पड़ रहे तो वेस्टेज भी कम हो जाए, हाँ। और वही बेस प्रोडक्ट से मैं 10 से 5 प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। अभी जैसे आपने बेस प्रोडक्ट बोला, तो थोड़ा सा ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो बेस ताकि प्रोडक्ट व्यूवर समझ मतलब सकते हैं? जैसे कि जैसे मखनी का एग्जांपल दिया मैंने, अगर पनीर मखनी है तो पनीर मखनी का जो मखनी ग्रेवी है वो बेस प्रोडक्ट हो गया, हाँ, जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। उसी को हम थोड़ा छोका लगाते हैं, उसमें पनीर डालते, क्रीम डालते और फिनिश करते हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है बेस प्रोडक्ट से, तो वो बेस प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे पाव भाजी का आपका ग्रेवी रेडी रहेगा, उसमें वेजीज मिला दो, पाव भाजी रेडी। ओ, तो बेस प्रोडक्ट ये होते हैं, तो तो यही ऐसा कह सकते हैं क्या फ्रेश फूड इज अ मिथ? है, मिथ है लिटरली। ये तो इंडस्ट्री में मैं बताता, नागपुर में कहीं भी चले जाओ, ऐसा कोई आउटलेट नहीं है जो फ्रेश फूड उसी टाइम बना के आपको खिला रहा हूँ, और नहीं खिला सकते। देखो वो बिजनेस के लिए भी सही नहीं है। देखो मैं अब तो, आप देखो कोई भी अगर बिजनेस खोलता है तो पैसा कमाने के लिए खोलता है। हाँ, मैं भी शेफ़ हूँ, अगर मेरे को बहुत से शेफ़ों को ये लगेगा कि ये ऐसा बोल रहा है, एथिक्स क्या है, मैं बोला एथिक्स, बट आप अब समझो किसी ने इन्वेस्ट किया है कुछ जगह पे, तो वो प्रॉफिट्स के लिए किया है, पैसे के लिए किया है, सही। और अगर वो फ्रेश फूड बनाने का सोचेगा तो सीधी बात है वो नहीं बचा पाएगा। और अगर वो चलो बचा भी लेगा, बट स्टिल आप सोचो उसका ऑपरेशन कितना हेक्टिक हो जाएगा, हाँ, सर्विस टाइम कितना बढ़ जाएगा। अगर जो चीज़ 5 मिनट में टेबल पे जा सकती है वो 20 से 25 मिनट बाद जाएंगी, क्योंकि वो स्क्रैच से बना रहा है। हाँ, अगर मैं बताऊँ मखनी सॉस का प्रिपरेशन टाइमिंग है आधा घंटा, कर पाएंगे क्या? लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, आपको मखनी सॉस बना के ही रखना पड़ेगा। तो ये तो होता है कि फ्रेश फूड नहीं है मार्केट में, कोई नहीं बेच रहा। फिर इसमें तो फूड सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा नहीं है ये ना आ फूड जाता सेफ्टी। है। देखो अब ये भी एक पॉइंट है, देखो गलत नहीं है, कोई भी चीज़ आप स्टॉक कर रहे हो वो कोई गलत बात नहीं है, आप लीगली कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। देखो एक हैसाप करके एक पॉइंट होता है जो हमको पढ़ाया जाता है, हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट।
तो उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसके अगर आप क्राइटेरिया में बैठ रहे हो ना, तो आप यू आर डूइंग प्रॉपर योर ऑपरेशंस, क्योंकि 5 स्टार भी कर रहा है ना। अगर 5 स्टार प्रॉपर्टीज अगर बेस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है सो वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। आप स्टॉक कर रहे हो, आप बेस प्रोडक्ट रख लो बट आपको ना उसका शेल्फ लाइफ ट्रैक करना पड़ता है ओके। कि वो प्रोडक्ट कितने दिन चलने वाले हैं। कुछ प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ जल्दी खत्म होता है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो अगर इसका शेल्फ लाइफ 4 ही दिन है तो 5वें दिन आप उसको फेंक दो और आप उसके 6ठे दिन पे उसको लेके जा रहे हो प्रोडक्ट को, तब गलत है। बट 4 दिन के अंदर यूज़ कर रहे हो देन वो लीगल है, वो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है कि आप बिजनेस जब कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें भी सोचना पड़ता है। ये तो बेस प्रोडक्ट का हो गया, जैसे अभी चिकन वगैरह भी होता है फिर ऐसे? नहीं, चिकन मैरिनेटेड ज़रूर होता है कि उसको हम प्रॉपर मसालों से मैरिनेट करते हैं एंड देन उसको जब ऑर्डर आता है हम उसको फ्रेश ही ग्रिल करते हैं। देखो मैं वही बोल रहा ना, हर प्रोडक्ट स्टॉक नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको रखना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल चिकन पॉपकॉर्न्स है, वो टाइम पे फ्राई हो जाएंगे। ग्रिल चिकन है, वो टाइम पे हो जाएगा। पनीर के कुछ एपिटाइजर है जो टाइम पे बनेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट टाइम पे बनते, फ्रेश बनते, कुछ प्रोडक्ट का बेस रेडी रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिक अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर को बेसिक मेन्यू प्लानिंग करनी है तो क्या पॉइंट्स उसको कंसिडर करने चाहिए? देखो, अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर है जो खुद से मेन्यू प्लान कर रहा है तो उसको सबसे पहले तो अपना किचन लेआउट देखना पड़ेगा। देखो, मेन्यू प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल ये आता है कि आपका किचन कितना बड़ा है। अगर आप समझ लो 200 स्क्वायर फीट के किचन में कुछ प्लान कर रहे हो, वहाँ पे आप मिशलिन स्टार लेवल के प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, आपके पास जगह ही नहीं है। वैसे प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास जगह चाहिए और टीम चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेआउट देखना है कि आपका किचन लेआउट कितना बड़ा है, उसमें क्या चीज़ें आप रख सकते हो, तब उस हिसाब से आपको मेन्यू प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टोरेज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बेस रेडी होता है तो उस बेस को स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए, फ्रिज रखने के लिए तो जगह चाहिए, है कि नहीं? तो आपका स्टोरेज कितना है, आपके पास मैन पावर कितना काम कर सकता है एक शिफ्ट में। अगर छोटी सी जगह है, अगर वहाँ पे समझ लो 2 लोगों को खड़े रहने की कैपेसिटी है खाली, तो फिर उसके हिसाब से आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। क्योंकि 2 लोग कितना कर पाएंगे, वो 100 आइटम का तो मेन्यू नहीं प्लान कर पाएंगे ना, उसका मीज़ा नहीं बना पाएंगे ना, बेस नहीं बना पाए। तो उसके हिसाब से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका लेआउट कितना बड़ा है, आपके पास कितना मैन पावर आ सकता है वो किचन में, और आपके पास स्टोरेज कितना है कि कितने प्रोडक्ट्स आप स्टोर कर सकते हो। ये 3 क्राइटेरिया से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, अब ये हिसाब से आपको मेन्यू बनाना है। फिर आपका लोकेलिटी कि आसपास आपके पास कैसा क्राउड है। अगर समझ लो स्टूडेंट क्राउड है तो वो ज़्यादा उनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है, उनका बजट 150 से 200 का होता है, तो फिर आपको वैसे प्रोडक्ट प्लान करने हैं। या तो अगर समझ लो एकदम प्रीमियम क्लाइंटल है आसपास, तो फिर आप थोड़े अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हो जहाँ आप 300 से 350 का बेच सकते हो प्रोडक्ट को। तो फिर ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है बेसिक मेन्यू प्लान करते समय। ओके। बट बहुत बार कैसा होता है कि जैसे अपन स्टूडेंट क्राउड को जैसे पकड़ते हैं, तो मैंने जैसे देखा हुआ है बहुत सारे कैफ़ेज़ खुले हुए हैं और वो कैफ़ेज़ क्या करते हैं कि सेम मेन्यू होता है। एक तो मैगी होती है, सैंडविच होता है और शेक होता है, और ऐसी यानी बहुत कॉमन ही है ना, अगर मैं एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े में जाऊँ तो सिमिलर ही मेन्यू मिलेगा। तो इसमें है ना कुछ ऐसा बता सकते हो कि कैसे कुछ डिफरेंस क्रिएट देखो, होना एक चाहिए मैं उनका? बताता आपको, कुछ कैफ़ेज़ खुलते हैं जो प्रोडक्ट के लिए खुलते हैं, जिनका समझ लो मेन ही होता है प्रोडक्ट। कुछ कैफ़ेज़ होता है जिनको एम्बियंस देना होता है, उनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। उनको बस ऐसा है कि बेसिक फूड रखना है ताकि लोग आए और लोग बस अपने एम्बियंस को एन्जॉय करें। कुछ आउटलेट ऐसा है जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड रहता है कि लोग आए और अपना एक चिल टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल जेनज़ीस, आज आप भी जानते हो आजकल उनको एक चाहिए कि भैया स्मोकिंग का एक जगह मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, बस। अब तीनों चीज़ों का मैं आपको बताता फ़र्क क्या है। अगर आप जैसे आपने बोला कि एक कोई कैफ़े जहाँ मैगी मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है और स्मोकिंग है, उसमें ना आपका टिकट ऑर्डर नहीं बनता है। अब टिकट मीन्स कि आपका एक टेबल से कितना बन रहा है। हाँ। अगर 2 लोग खाना खाने जा रहे हैं तो अगर समझ लो उसने पूरा खाया तो उसका एक टेबल से 1000 रुपये बन रहा है, तो वो 1000 रुपये इज़ योर टिकट साइज़, है कि नहीं? कि 1000 रुपये एक टेबल से आपको आ रहे हैं। बट ऐसे कैफ़ेज़ में प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका टिकट साइज़ कम होता है बट आपके फुटफॉल ज़्यादा होती है। जो स्मोकिंग या कॉफ़ी वाले, वहाँ पे फूड नहीं बिकेगा ज़्यादा। वहाँ समझ लो आपका रेशियो ऐसा चलेगा 70-30, 70% बेवरेज, 30% फूड। ओह! हाँ। तो ये बहुत सारे आउटलेट्स हैं नागपुर में, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह ऐसा है जो कॉफ़ी और स्मोकिंग की वजह से चल रहे हैं। वहाँ पे फूड बहुत कम जाता है और उनका फोकस भी फूड नहीं है, बिकॉज उनका ब्रांड उसके अराउंड घूम ही नहीं रहा है। पर बहुत से आउटलेट ऐसे हैं जो खाली फूड के लिए चल रहे हैं,
कि आपका जो क्लाइंटल है वो फूड के लिए जाता है। हम्म, तो अब वो वैसे आउटलेट में ना टिकट साइज ज़्यादा बनता है कि वहाँ 150, 2,000 ऐसे अराउंड में टिकट ऑर्डर आपका बन जाता है। हम्म। तो जो टिकट साइज है वो टेबल के इससे वो रिकॉग्नाइज्ड पर होता है पर्सन कवर? ओके, पर पर कवर कि कवर। एक कवर से कितना आ रहा है। जैसे ओके। 500 रुपये अगर है तो उसमें से हम्म, 250 का आपका बनेगा पर हेड। ओके। बट तो जो यानी कवर चार्ज बेसिकली 250 रुपीज अपन 250 कंसिडर करके। कंसिडर करके चल सकते हो ओके। आप। तो टिकट साइज बढ़ाने के कुछ ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स? देखो टिकट साइज़ बढ़ाने का एक ही है कि आपके एक तो एपिटाइज़र्स जो रहते हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। तो जब आपके एपिटाइज़र ही हैवी होंगे तो वो मेंस तक नहीं जाता है। आपके क्विक बाइट्स ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, वो थोड़े लाइट टू स्टमक होने चाहिए। आप ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करो जो थोड़ा आपको पैलेट क्लींस करे, एपिटाइट इंक्रीज करे, तो उससे क्या होता है कि वो उसका और भूख बढ़ता है। यूजुअली अपन जैसे आप जैसे काम करते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह के साथ, तो फिर ऐसे कुछ ये भी होता है क्या कि इतने कोर्स मेन्यू होना चाहिए या इतने स्पेसिफिक कोर्स होने चाहिए देखो उसमें? अभी मैं मेन्यू का आपको बताता हूँ। हम्म, मेन्यू दो तरीके के होते हैं, एक अला कार्ट मेन्यू होता है, एक टेबल दी होते मेन्यू होता है। हम्म, दिस इज़ अ फ्रेंच टर्म। मैंने जैसे बताया पूरा ओके। गैस्ट्रोनॉमी फ्रेंच के अराउंड ही घूमता है, हम्म। क्योंकि जन्मा ही वहाँ से था। तो आप ठीक है। बता सकते हो इसके बारे में क्या होता है वो तो टर्म्स? देखो ये दो जो मेन्यू है, एक हम्म, अला कार्ट एंड टेबल दी होता है। अला कार्ट मेन्यू मीन्स जहाँ आपको पूरा एक मेन्यू बुकलेट मिलेगा जहाँ आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या खाना है। हम्म, आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। टेबल दिया होते मीन्स कि एक सेट मेन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपने एक काइंड ऑफ अ कवर चार्ज दे दिया है और फिर कोर्स वाइज आपके टेबल पे फूड आएंगे। बस आप अपने प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हो, वेज नॉन वेज, बाकी चीज़ें आपके पास मतलब उसके मेन्यू के हिसाब से आएंगे। जैसे बारबेक्यू नेशन का कंसेप्ट भी यही सिमिलर कंसेप्ट पे टेबल दिए चलता होते है? ओके। नॉट कम्प्लीटली बिकॉज बारबेक्यू नेशन काइंड ऑफ अ बुफे है कि वहाँ आपको खाना एक बुफे में लग के मिल रहा है। टेबल दिया होते मीन्स कि आपके टेबल पे सर्विस होगा, कोर्स वाइज आएंगे। हाँ, और कितने के कोर्स मेन्यूज होते हैं ऐसे वो डिपेंड, कंसेप्ट पे? देखो 11 इज़ अ प्रॉपर नंबर जो हम्म, उसके टेक्निकली बहुत सारे उसमें ये है। हम्म, जैसे फोमाज है, हम्म, लेग्यूम्स है, इट्स अ नेम ऑफ अ कोर्सेज, सॉर्बे है। ओके। अब वो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा ही वो एक हाँ, लेक्चर है। नहीं। बट इसमें काइंड ऑफ एक ही एक एपिटाइजर आपका एक हम्म, एपिटाइजर होना चाहिए, आपका एक पैलेट क्लींजर होना चाहिए, क्योंकि हम्म, एपिटाइजर के बाद आपका पैलेट क्लीन होना चाहिए। हम्म, तो तब एक सॉर्बे कोर्स आता है उसमें। हम्म, उसके बाद मेन्स आता है, फिर डेजर्ट आता है। ओके। आप या तो 3 कोर्स कर सकते हो, हम्म। 6 कोर्स कर सकते हो, या सीधा सीधा 11 कोर्स कर सकते हो। ये फिर इंडियन क्यूजिन के हिसाब से अपन कितने कोर्स मेन्यू डिजाइन कर इंडियन सकते में हैं? देखो, इंडियन में अगर क्लासिक इंडियन फूड बोलोगे तो नहीं कर पाओगे। ओके। बट अगर फ्यूजन बोलोगे तो कर हम्म, सकते हो। देखो बेसिकली टेबल दिए होते मेन्यू में प्री प्लेटेड डिशेस जाते हैं। प्री प्लेटेड मीन्स कि आप जो भी चीज़ है उसको प्लेटिंग करके दे रहे हो। जैसे हम्म, आप मास्टर शेफ्स वगैरह में देखते होंगे हम्म, कि प्रॉपर जो चीज़ है वो बनेंगी, उसके आगे फिर एलिमेंट्स अदर आएंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन आएगा। तो हम्म, वो चीज़ें आप जब प्री प्लेट कर रहे हो तो यही चीज़ें आप टेबल दिया होते मेन्यू में दे सकते हो। और इंडियन फूड, अगर क्लासिक इंडियन फूड देखोगे जैसे अपना हम्म, नान, रोटी, हम्म, तंदूरी, ये सब चीज़ें आप नहीं डाल नहीं सकते कर उसमें। सकते। नहीं। तो फिर ये थाली वाला कंसेप्ट कौन से इसमें आता है फिर? थाली वाला तो अपना यहाँ देसी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। ओके। ये अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो ये बेसिकली ये फ्रेंच इसमें आ ही नहीं सकता। और आपने अला कार्टे बोला था, तो अला हाँ, कार्टे क्या होता है अला ये? कार्टे में इसलिए आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास मेन्यू बुकलेट है, उसमें से आपको वेराइटी ऑफ मेन्यू का ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसमें से आपको जो खाना है, एक ही पोर्शन खाना है, 2 पोर्शन खाना है, वो इट्स योर चॉइस। तो वो आप ओके। अपने हिसाब से ये ये ना कर सकते बेसिकली जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में होता हैं। है। यस, ओके। यस। तो आपने जैसे किचन लेआउट के बारे में बताया था, मेन्यू प्लानिंग के पहले किचन लेआउट होना ज़रूरी है, कितने स्क्वायर फीट जगह। तो आप बता सकते हो कि किचन लेआउट में बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, जो देखो रेस्टोरेंट ओनर्स करते हैं? देखो किचन लेआउट में सबसे मेन मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो वेंटिलेशन नहीं देते बहुत लोग। देखो अगर आप कोई बंदा वहाँ कोई काम कर रहा है तो हुँ, आपको देखना है कि उसका हेल्थ भी एक हुँ, आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए बिल्कुल। 9 घंटे काम करने वाले हैं। हुँ, तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, फ्रेश हुँ, एयर का एक प्रॉपर ये रहे, लाइट अच्छा है, हुँ, ताकि थोड़ा पॉजिटिव इन ये बने। क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हो अगर वहाँ पे एकदम डल रहेगा, डार्क रहेगा, तो आपका पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, तो काम उस तरीके से नहीं चल पाएंगा। तो हुँ। वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उसके बाद इक्विपमेंट का प्लेसमेंट सही रहे। अब ये वेंटिलेशन से या फिर चिमनी से भी कर वही सकते देखो, हैं? अब वही मैं बोल रहा जो वेंटिलेशन कैसे आएगा, या तो आप एक विंडो खोल दो, हुँ, या तो आप फ्रेश एयर का डक दे दो, या तो हुँ, आप एग्जॉस्ट दे दो। एग्जॉस्ट तो हुँ, देना ही पड़ता है। हुँ, एक फ्रेश एयर का भी हुड आप अलग से दे दो, ओके। जहाँ पे कूलर लगा के आपका एक फ्रेश एयर आते रहे। और सेकंड है इक्विपमेंट्स, हुँ, इक्विपमेंट्स का प्लेसिंग कि हुँ, कौन सा इक्विपमेंट किधर है। और फॉर एग्जांपल अगर आप भट्टी के बाजू में ही
लग के अगर फ्रीज लगाओगे ऐसे निकाल के यू शेप में तो नहीं जाओगे ना। तो अगर आपका भट्टी है तो आपका स्टोरेज फ्रिज पीछे होना चाहिए एग्जैक्ट, कि वहां से माल निकाला, यहाँ पैन में डाला, गर्म कर दिया, प्लेट पे डाला, दे दिया। तो वो काम करने वाले के लिए इजी मूवमेंट हो जाता है। तो आपका प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इक्विपमेंट प्लेस किस साइड कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। यानी उसमें इक्विपमेंट के चॉइसेस भी होती है कि कुछ फैसिलिटीज जैसे नहीं तो आपने अब फ्रीज मैं के देखो बारे में फॉर बताया। एग्जांपल अब मैं हमारा बताता, हम एजेंसी में क्या करते हैं कि हम जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मेन्यू क्लियर हो जाता है, हमारे पास किचन लेआउटिंग की भी टीम है जो प्रॉपर तरीके से जो ब्रांड्स के साथ भी जो इक्विपमेंट बेचते हैं उनके साथ भी कोलैबोरेटेड रहते हैं, उनसे हम लेआउट बनवा लेते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा है। हम भी बना सकते हैं बट उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो लोग हमको प्रॉपर लेआउटिंग बना के देते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ आना चाहिए। फिर हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये राइट है कि नहीं। अगर हमको लगता है कि ये लेआउट अच्छा है तो हम आगे फॉरवर्ड करते क्लाइंट को, अदरवाइज फिर हम उसमें चेंजेस करते। फिर उसमें कोई जैसे स्कोप होता है, जैसे किसी को बाद में जाके सामने फ्यूचर में जाके मेन्यू कोई ऐड करना है तो फिर उसमें कोई तो वो स्कोप ही होता है। देखो उसको उसी लेआउट के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि लेआउटिंग एक बार हो गई तो हो गई, आप बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते उस चीज़। अगर आपके इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तो आप ये तो नहीं करोगे कि आज ये फ्रिज अच्छा नहीं है तो इसको बेच के दूसरा लाऊंगे। एक बार आपका किचन बन गया तो बन गया। हाँ, आप छोटे मोटे इक्विपमेंट्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को फ्रेश पास्ता देना है तो वो अपना पास्ता रोलर लेके आ जाएंगे। बट जो बड़े इक्विपमेंट्स है, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स है, वो तो आप वन टाइम ही लोगे। तो एक बार आपका लेआउटिंग हो गया उसके अराउंड ही आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि मेरा समझ लो कॉन्टिनेंटल किचन सेटअप है और वहाँ मैं तंदूर बेचूँ तो नहीं कर सकते ना। बिकॉज इक्विपमेंट्स ही नहीं है वैसे। इक्विपमेंट्स वैसे नहीं है, तंदूर का इक्विपमेंट अलग रहेगा। तंदूर को पहले तो सबसे मेन तंदूर लगेगा, फिर उसके फ्रिज वैसा लगेगा, उसको टेबल लगेगा जहाँ वो रोटी वगैरह अपना मार सके, सीक लटकाने के लिए वहाँ पे रैक्स लगेंगे। तो वो सेटअप फिर चेंज हो जाता है ना। तो जो लेआउटिंग बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। या तो अगर आप बोलोगे मेरे को क्विजीन ही बदलना है तो फिर आपको किचन वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा। यानी फिर उसमें कोई स्कोप नहीं बचता है देखो अपने को जितने ऐड करने का इक्विपमेंट तो। रीयूज हो सकते हो तो ये हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल भट्टी तो हर जगह सेम ही रहती है तो भट्टी यूज हो जाएंगी, पर बाकी इक्विपमेंट हटा के आपको फिर उसके रिलेटेड इक्विपमेंट लेके आने पड़ेंगे। जैसे क्वांटिटी के चीज़ें हटा के आपको तंदूर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ें फिर तब आप कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया कि किचन लेआउट्स पहले होना चाहिए और बेसिक ये होना चाहिए, अपना मेन्यू प्लानिंग के बारे में आपने बताया। अभी कैसे कैसे मेथड्स होते हैं कुकिंग करने के। तो बेसिक मेथड है, रोस्टिंग होता है, फ्राइंग होता है, सॉटेइंग है, एक ब्रास्टिंग है, बेसिकली ब्रेजिंग। ब्रेजिंग बेसिकली क्या होता है कि पहले सीयर करो फिर लिक्विड डाल के पकाओ। तो टेक्निकली देखोगे तो बहुत सारे मेथड है, बट जो कॉमन मेथड तो आपको भी मालूम है कि फ्राइंग, शेलो फ्राइंग, सॉटिंग, तो ये सभी होता है। स्टीमिंग हो गया, मोमोज वगैरह। ग्रिल, यस। आजकल स्मोकिंग का भी कॉन्सेप्ट है बाहर कि एकदम धीमे आंच में स्मोक चलते रहता है उसमें, जैसे आपके बीफ टेंडरलॉयंस हो गए तो प्रॉपर ओवरनाइट वो स्मोक होते हैं तो उसके स्मोक से पकते हैं। तो ये जो बाहर की चीज़ें, मैं एक ने सैल्मन फिश सुना होगा, ग्रेवलेक्स करके उसका एक प्रोडक्ट है, बेसिकली सॉल्ट से कुकिंग करते हैं। ओह हाँ, हाँ, मैंने सो वीडियोस ये देखी है एक बहुत उसकी। अच्छा टेक्निक जो मैंने सीखा था न्यूजीलैंड में, कि बेसिकली क्या करते हैं ना, सैल्मन को मैरिनेट करके उस पर एक सी सॉल्ट डालते हैं और उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं। तो सॉल्ट क्या करता है ना, सॉल्ट ना मॉइस्चर छोड़ता है, पानी छोड़ता है तो वो क्या ना उसके इससे वो पकता है। और फिर फायर वगैरह कैसे लगता है उसमें वो। फायर वायर नहीं, उसको रॉ वैसे ही खाना है आपको। नहीं, मैंने देखा हुआ है कि उसमें कोटिंग रहती है वो और फिर हाँ, उस पे वो भी तो ऐसे हाँ, लगाते हैं तो वो फायर भी कैसा, आता है। वो डिफरेंट कुकिंग है फिर। वो मतलब पहले डिफरेंट है। सॉल्ट को पूरा, सॉल्ट में भी अंडा डालते, पहले फिर उसको लेयर कर देते, देन उसको आग लगा के फिर उसको ये करते। बट ग्रेवलेक्स जो है, जो सैल्मन बेस है, बेसिकली सैल्मन को ओवरनाइट सॉल्ट के साथ और सॉल्ट को भी स्पाइसेस के साथ ये ब्लेंड करते हैं। उसको पहले ओवरनाइट छोड़ देते सॉल्ट के साथ, फिर नेक्स्ट डे उसको वॉश करके पे एक मैरिनेशन लगाते हैं और उसको स्लाइस करके सर्व करते हैं। तो क्योंकि सॉल्ट भी कुकिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब एक बीफ तातर है तो उसमें भी हल्का सा लेमन जूस, क्योंकि जो सिट्रस होता है ना वो भी कुक करता है, वो भी आपका 20 to 30% ऑफ फूड कुक कर देता है। कोई भी खट्टी चीज़ अगर कोई चीज़ किसी में जाती है तो वो भी थोड़ा बहुत कुक करता है। तो बीफ तातर भी लोग रॉ खाते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे डिफिकल्ट कुकिंग टेक्निक कौन से क्यूजिन की है। फ्रेंच सबसे टेक्निकल, जहाँ पे आपको चीज़ों का सब नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर बनाते समय। देखो मैं अगर बोलूँ ना, फ्रेंच
ऐसे टेक्निकल लगता है, बट इंडियन भी कुछ कम नहीं है, इंडियन भी बहुत टेक्निकल है। अपने को लगता है इजी क्योंकि अपन देखते रहते हैं इसको आसपास, तो अपने को बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जो घर पे चल रहा है वो। बट अपना इंडियन फूड का भी बहुत टेक्निकल चीज़ है, यानी हर कोई तंदूर नहीं मार सकता। हाँ, अगर ये आप तो बात बोलोगे है। तंदूर में, क्योंकि 500-600 की डिग्री सेल्सियस पे चल हाथ रहा है वो, डालना है उसमें। हाथ डालना है उसमें। मतलब आप नहीं, एक बार में आप वुड फायर पिज़्ज़ा सीख लोगे, बट आप तंदूरी रोटी बनाना मतलब आपको कम से कम 1.5 महीने का प्रैक्टिस चाहिए कि आपको अंदर हाथ डालना है। तो ये भी बहुत मुश्किल है, अपने इंडियन क्विजीन भी बहुत मुश्किल है। मेरा अगर एग्जांपल बताऊँ कि मैं न्यूजीलैंड में स्टेक ग्रिल करता था। अब आपको जैसे मालूम है बीफ स्टेक का एक टेम्परेचर होता है, रेयर, मीडियम, वेल डन। तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत गड़बड़ होता था, कंप्लेंट्स आते थे कि जो टेम्परेचर में उनने मांगा वो टेम्परेचर पे नहीं जा रहा है। फिर एट अ पॉइंट फिर ऐसा हुआ ना कि मैंने थोड़ा उसका टच करके पता चलता है, फील आता है कि ये पका है कि नहीं पका है, कितना पका है। वो प्रैक्टिस हुई ना, उसके बाद क्या हो गया ना, तो वो बैठ गया दिमाग में कि कितना पक रहा है, कैसे वेल डन। आइडेंटिफाई होता है वो? यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं, अगर ये सॉफ्ट है इट मीन्स इट्स रेयर। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो मीडियम रेयर में जाता है, थोड़ा अगर हार्ड साइड चले गया, ऐसे कुछ पकड़ना पड़ता है इसको, तो वेल डन, क्योंकि टफ हो जाता है वो। तो उस तरीके से उसको ये करते हैं, या तो फिर सीधा टेम्परेचर मीटर यूज़ करो, थर्मामीटर यूज़ करो। इनिशियली मैं करता था, फिर उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें किए तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बैठ गया वो कि किस में देना है। वो एक्सपर्टीज आ गई एक्सपर्टीज उसमें। आ जाती है एक बार आप उतना टाइम कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके ब्रेन में ही बैठ जाती है वो चीज़। तो मेथड्स ऑफ कुकिंग जैसे आपने बताया कि हाँ, ये ये तो अलग देखो अलग होते अलग हैं, अलग होते तो हैं। देखो इंडियंस में आप बता सकते हो कि क्या बेसिक्स देखो इंडियन में यूज तो होते हैं? भुनाई होता है, तलना होता है, फ्राइंग बोलते हैं उसको, रोस्टिंग होता है, तंदूर होता है। तो ऐसे मेथड्स तो बहुत है और कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। देखो फ्रेंच कुकिंग, इंडियन कुकिंग, यार वर्ल्ड में जो भी कुकिंग हो रहा है कहीं ना कहीं सिमिलर है, बस वेज बदल अलग जाते अलग हैं है। उनके फ्लेवर्स। हाँ। अब आप बताओ शुगर जो वर्क है, जो वो कैंडी फ्लॉस होता है, वो तो अपन बोलते हैं बचपन बाहर का है करके, हाँ। पर इंडिया में जो सोन पापड़ी है वही टेक्निक से बनती है ना। वो तो राजा महाराजाओं के ज़माने से बन रहा है। हाँ। तो टेक्निक तो है, मतलब वो सिमिलर ही है, बट कहीं ना कहीं तरीके बदल जाते हैं और कुछ नहीं। बाकी और कुकिंग नाम बदल जाते, नाम बदल जाते हैं, बस सीधी बात है। सब्जी बनानी है तो बेसिक्स बता सकते हो कि ये चीज़ों से वो एक अच्छी डिश ही निकल के आएगी? देखो बेसिक तो ऐसा है, मैं आज का अगर बताऊँ तो आज के ज़माने में तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपका ऑनलाइन इतनी चीज़ें बने हैं, तो फॉलो करके भी बना सकते हैं। मैं देखो मेरा मानना क्या है ना कि आपको आज के डेट में कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि अपने पास हर चीज़ है, अपने पास ऑनलाइन इतने चीज़ें, इतना डेटा है कि अगर नया किसी को बनाना भी है ना, वो रेसिपी फॉलो करके बना सकता है। बस जब बना रहे हो ना, आपका इंटेंट साफ होना चाहिए कि आप अच्छी नीयत से बनाओ। देखो जब माँ खाना बनाती है तो उसके दिमाग में क्या होता है कि बच्चे का पेट भरना चाहिए, इसलिए बोलते हैं माँ के हाथ के खाने में जादू है। जादू नहीं, नियत। नियत होता है कि आप क्या नियत से बना रहे हो। अगर एज अ शेफ कुछ बना रहा हूँ या मैं एज अ फूडी कुछ बना रहा हूँ, आपकी नियत है कि भैया बना के आगे वाले को खिलाना है, तो तब वो ऑटोमेटिकली रेसिपी भी साइड हो जाती है, हर चीज़ साइड हो जाती है, वो नियत ही आगे वाले तक पहुँच जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने। ये मैं जानना चाहता हूँ कि फिर ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स कि हमारे शेफ की नीयत साफ है? यार मैं बताऊँ क्या, ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये दिस इज, देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये आज के डेट में। आप देख लो कि लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब ये भीड़ में बहुत कम शेफ ऐसे मिलते हैं जिनका इंटरेस्ट है इसमें, जो दिल से खाना बनाते हैं। बस एज अ ओनर आपने ना उनको पकड़ने का वो रखना चाहिए कि यार ये जब बना रहा है इसके टेस्ट में मैजिक है कि नहीं है, वो खा के पता चल जाएगा। नियत हमेशा उसके टेस्ट में आएगा। तो आप उसको आइडेंटिफाई करना ओनर को आना चाहिए। और अगर जब आपको मिलता है ना वैसा इंसान या वैसा शेफ, तो आप में उतना ही होना चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करके चलो। फिर आप भी उसको देखो, क्या होता है ना, ताली हमेशा दो हाथ से ही बजेंगी। आप अगर ये सोचोगे कि चलो वो तो बनाता ही है, उसका काम है, 9 to 5 जॉब है, बट अगर वो बंदा दिल से काम कर रहा है आपके लिए, उसकी नीयत साफ़ है और वो अच्छा खाना बना के दे रहा है, तो एज अ बिजनेस ओनर आपका भी वो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको उतना सपोर्ट करके चलो। आप उसको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट दो, आप उससे पूछते रहो कि तू इतना मेहनत कर रहा, खाना खाया कि नहीं, तेरे को पैसे की ज़रूरत है कि नहीं, उसको प्रॉपर ऑफ दो। अब उसको भी तो लेके चलो ना, तभी तो फिर ये होता है ना। देखो मैं जितना बिजनेस समझा हूँ ना, देखो मैं तो शेफ़ हूँ, मैं साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जो जितने बिजनेस, मैंने एक ही चीज़ सीखा है, बिजनेस का मतलब है लोग। बिजनेस हमेशा लोगों से चलता है। अब सही वो बात है। चाहे आपके अंडर काम करने वाले लोग हो
वो चाहे आपका क्लाइंट हो, हम्म, वो चाहे आपके कस्टमर हो, तो लोगों से बिजनेस चल रहा है। इसमें से अगर एक बंदा भी कम होगा तो आपका बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा लोगों की सोचना है एज अ हम्म, बिजनेस। हाँ, आप ऐसा भी मत करो कि एकदम फ्री हैंड दे के आप चीज़ों को ये करो, बट अगर कोई अच्छे तरीके से जुड़ा है तो आप उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करो। हम्म, तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि ओनर ने भी ये समझना, तब वो ये अगर मिल गया, क्योंकि ऐसे शेफ मिल जाए ना जिस दिन, तो उनको संभाल के रखना चाहिए और उनको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए, तो वो आपका ब्रांड बना के दे सकते हैं। बट अगर आप क्या होता है कि आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे तो वो तो उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और आज हम्म, के डेट में मार्केट में ऐसा है कि लोग तो खींचते लोगों को कि भैया मेरे पास आ जा, मैं 2,000 एक्स्ट्रा देता, क्योंकि हम्म। लोग कम हैं, प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पे तो आपने और ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। कई बार कैसा होता है कि जैसे एक स्टेल फूड भी बहुत आ जाता है कभी कभी, है ना, नहीं क्या, रेस्टोरेंट प्रॉपरली रनिंग नहीं है तो लोग खाना खाने जाते हैं तो वो कैसा होता है कि बासा खाना आता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर की है या शेफ की है? ये तो शेफ़ की है। मैं सीधी बात बता, देखो ओनर अगर हायर कर रहा है किसी को, जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल आप अगर मैनेजर हायर कर रहे हो, तो आप इसलिए हायर कर रहे हो कि वो मैनेज करे। अगर ओनर को ही सब देखना है तो फिर वो क्यों किसी को हायर करेंगे, वो तो खुद ही इन्वॉल्व रहेंगे ना चीज़ों में। तो जब किचन का भागदौड़ी अगर हेड शेफ को दिया है, जब हम्म, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको क्वालिटी फूड का देखना है, तो ये हमेशा हेड शेफ का ये रहेगा कि वो मैनेज करे, वो देखे कि क्वालिटी जा रही है अच्छी कि नहीं जा रही है। बट इसमें कभी कभी मॉरल पॉइंट आपको लगता है कि मॉरल पॉइंट भी है कि जो खाना डस्टबिन में जाना चाहिए वो लोगों के पेट में जा रहे हैं? देखो इसमें क्या है ना, ओनर तो अब इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा। हाँ, अब हेड शेफ क्या होता है, कई बार फूड कॉस्ट बचाने के लिए ये हरकतें करते हैं, क्योंकि ओनर को रिपोर्ट देना रहता है, तब उनको अपनी फूड कॉस्टिंग बचानी पड़ती है, बट वो गलत है। अगर वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, आप वेस्टेज रिपोर्ट बनाओ ना, जो चीज़ें डस्टबिन में डाल रहे हो आप उसका रिपोर्ट अलग बनाओ कि तो ये भैया। वेस्टेज रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हो हाँ, तो ये ताकि। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, मतलब हम्म, हमारे एक इसमें ऑपरेशंस में हम लोग एक चीज़ डालते हैं कि हम वेस्टेज रिपोर्ट एक लेते हैं हम्म, शेफ से, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ फेंकने में जा रही है तो आप उसको लॉग बुक में एंटर करो कि क्या फेंकने में गया, कितने वेट में गया और कौन से दिन में फेंक रहे हो। और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाते हैं पर्टिकुलर आउटलेट का, जिसमें किचन टीम होता है, वेस्टेज करके डालते हैं कि फ़ोटो खींच के वो ग्रुप में भी डालो, ताकि मालूम रहे कि चलो इतनी चीज़ें तो फेंकने में गई है, यानी इसमें शेफ़ की गलती नहीं है। अगर फूड कॉस्टिंग अगर ये भी आ रहा है, वो बिका नहीं है इसलिए फेंकने में जा रहा है, तो इस तरीके से रिपोर्ट हम बनाते हैं, वेस्टेज रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो जैसे फूड वेस्टेज मेरे ख्याल से प्रॉपर मार्केटिंग ना होने के कारण होती है, या फिर तो ऐसा बोल सकते कि प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन या उसके मैं ऊपर बोलता काम करने से। प्रॉपर मेन्यू ना बनने की वजह से होता है। देखो बिजनेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू ही होता है, हम्म, उससे ही चीज़ें चल रही है। अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेन्यू आपका प्रॉपर बना है, हम्म, कि आपने अगर ऐसे प्रोडक्ट रखा है जो कम बेस प्रोडक्ट से बन रहे हो, हम्म, जैसे अगर 10 बेस प्रोडक्ट से अगर आपने 40 का मेन्यू बना लिया, इट मीन्स आपका वेस्टेज कम हो जाएगा। बराबर। सेकंड, आपका इन्वेंटरी भी कम लगेगा, क्योंकि वो हम्म, 10 ही बेस प्रोडक्ट बनाना है हम्म, ना। तो तो वो अगर बट आपने ऐसा मेन्यू प्लान किए जहाँ हम्म, पे 40 प्रोडक्ट के लिए आप 40 बेस प्रोडक्ट बना रहे हो, तो तब क्या होगा, वेस्टेज होगा। अब हम्म, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे मैक्सिकन फूड पकड़ता हूँ, हम्म, मैक्सिकन फूड में कॉमन कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक तो बीन्स, हम्म, एक सालसा, हम्म, एक अवोकाडो वाला जो गोकामोली बोलते हैं वो। हम्म, अब उसी को अगर आप टॉर्टिला रैप में डाल दो तो कैसेडेला बन जाएगा। हम्म, उसी को आप नाचोस के ऊपर डाल दो तो ओवरलोडेड नाचोस बन जाएगा। हम्म, उसी को आप राइस के साथ सर्व कर लो तो मैक्सिकन राइस बॉल बन जाएगा। हम्म, यानी ये कॉमन प्रोडक्ट से आपने 3 प्रोडक्ट बना लिया, तो क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, और सबको मिक्स कर दिए तो बरीटो बन जाएगा। बरीटो बन जाएगा, है कि नहीं। तो कम प्रोडक्ट से ही 3-4 प्रोडक्ट निकाल लिया हाँ, आपने, काफी है इंटरेस्टिंग। है कि नहीं। तो हाँ। यही मैं सोच बोलता हूँ ना, जब मेन्यू बना रहे हो तो ये सोचो ना कि बेस प्रोडक्ट कम रखे। हम्म, अभी लोग क्या करते हैं ना कि मेरे को ये देना है, ये बेस्टियन, मतलब लोगों को ना बेस्टियन से फैसिनेशन है, हम्म, बेस्टियन बनाना है। अरे भाई, हम्म, बेस्टियन कर सकता है क्योंकि उसका रेवेन्यू 200-300 करोड़ का है। ओके। बेस्टिन क्या होता है सबसे पहले वो बेस्टियन बताइए मुझे। शिल्पा शेट्टी का बहुत बड़ा आउटलेट है मुंबई ओके। का, यस। बहुत से ट्रेंड नागपुर में उसी की वजह से आए हैं। हम्म, ये माचा तो वहाँ से ही आया था। जो माचा हम्म, का आप सुनोगे अभी बहुत जो चला बीच में, माचा नागपुर में, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो अभी इवन बेने डोसा जो है मुंबई से है। बहुत हम्म, सी चीज़ें जो नागपुर में आती है ना, वो मुंबई से आ जाती है। हाँ, वो ट्रेंड जो वहाँ चल जाता है वो यहाँ हम्म, पे आ जाता है। तो जैसे बहुत बार आपके पास लोकेशन चूज करके लोग आते हैं, तो एक ऐसा एडवाइस हो दे सकते हो कि लोकेशन ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चूज करने के पहले, बिफोर कमिंग टू यू, कि आप लोकेशन चूज कर रहे हो तो कोई पैरामीटर्स क्या होने चाहिए?
देखो अभी क्या होता ना, मैं सही बताना, हमारे पास अभी तक तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आए जो स्क्रैच से, मतलब लोकेशन से हमारे पास आए हो। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों का कैसा रहता है ना, लोकेशन पहले ले लेते फिर आते। बट हाँ, अगर कोई कभी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे आगे वाले के पास इन्वेस्टमेंट है और उसको लोकेशन से लेके हर एक चीज़ हमसे करवानी है, तो हम तो ऐसा लोकेशन देखेंगे जहाँ फुटफॉल ज़्यादा हो। अब फुटफॉल ज़्यादा हो मतलब जहाँ रनिंग रोड हो। अब ऐसा फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नगर जैसा एरिया हो गया, बजाज नगर हो गया, शंकर नगर हो गया, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, तो लोगों को विजुअली दिखेगा आपका आउटलेट। मैं फिर ऐसे जगह पे भी नहीं जाऊँगा जहाँ पे लोग का आना जाना ही ना हो, फिर वहाँ मुझे फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी वैसे। अगर आप अगर ऐसी जगह चूज़ कर रहे हो जहाँ पे लोगों का फुटफॉल कम है या लोगों का आना जाना कम है, देन फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा मार्केटिंग पे, कि फिर आप उसको उसी लेवल का मार्केटिंग करो और फिर लोगों को आप खींच के लेके आओ अपने तरफ। जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कि फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, तो लोग यही डर के कह रहे हैं नहीं फिर वो थोड़ा सा आउटर लोकेशन चूज देखो करते मैं हैं। बोल रहा, जिसके पास बैकअप नहीं रहता ना, जो बहुत कम पैसे में बिजनेस चालू कर रहा, उनके ना बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे मैंने खुद ने भी किया था, तो मेरे ऊपर भी बहुत से लिमिटेशंस थे कि मेरे को इतना ही इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या होता ना, फिर वो इन्वेस्टमेंट जितना है या जितना पैसा मेरे पास है, उसके हिसाब से लोकेशन चूज़ करना पड़ता था। तो वो सिनेरियो में ना चीज़ें बिगड़ जाती है, क्योंकि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपके पास पैसा कम है या बैकअप्स नहीं है, तो आपको चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। फिर आप रेंट बचाने के लिए ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप प्रोडक्ट वो लेवल के नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको इन्वेंटरी बचाना पड़ता है। फिर आप स्किल स्टाफ हायर नहीं कर पाते हो, आपको नया स्टाफ लेना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, तो फिर वो लोग उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। फिर मार्केटिंग में भी आपको फिर बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब आप लिमिटेड अमाउंट के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें बदल जाती है। हाँ, बट जब आपके पास बैकअप अच्छा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा आया हो या इन्वेस्टर ऐसा कोई मिला जो अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है आपको, तब चीज़ें फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके। इसलिए मैंने गलती किया, मेरा अभी सिंपल है। मेरे को अभी भी लोग बोलते हैं आप अभी तो कंसल्टेंसी कर रहे हो तो आप खुद का भी खोल लो। मेरा बस एक ही रहता, अभी मैं खुद का जब खोलूंगा जब मेरे पास एटलीस्ट 50 lakhs to 1 CR तक का इन्वेस्टर हाथ में हो, क्योंकि मुझे कम से कम 4 साल का ऑपरेशनल कॉस्ट लेके चलना है, तभी मैं वापस घुसूंगा ये लाइन में। अदरवाइज मैं कंसल्टेंसी पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि वो गलतियां मैं कर चुका हूँ। मेरा ब्रांड अच्छा था, मेरा प्रोडक्ट अच्छा था, सब अच्छा था, हमारे गूगल पे रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, बट स्टिल वी कैन नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि बैकअप्स नहीं थे और हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए बहुत सी चीज़ों में। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके काम कर रहे हो तो फिर आप उसको वो लेवल तक नहीं लेके जा सकते। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा इसमें था कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जब भी अगर मैं कर रहा हूँ खुद का ब्रांड, तो वो उस टाइम पे मेरे पास बैकअप अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर समझ के चलो मेरे पास 20 लाख रुपीज है तो मैंने क्या स्टार्ट करना चाहिए? मैं बोलता फूड लाइन में मत आओ। मैं अभी क्लियर बताता, 20 लाख में नहीं होता। या तो फिर आप स्ट्रीट पे करो, क्योंकि स्ट्रीट पे आपको फिक्स कॉस्ट नहीं पड़ने वाला कुछ भी। आपको रेंट नहीं भरना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरना है, कुछ नहीं भरना। या तो आप स्ट्रीट करो या कियोस्क करो, बट आप कैफ़े या रेस्टोरेंट, कैफ़े तो मतलब रेस्टोरेंट तो कर ही नहीं सकते उतने बजट में। कैफ़े लाइन में तो आप आओ ही मत, अगर 20 लाख का ही बजट लेके चल रहे हो तो। आप समझ लो तो जब आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि कैसे है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि वाई 20 lakhs, बिकॉज 20 lakhs इज देखो आल्सो नॉट अ मैं स्मॉल बताता, अमाउंट। आप अगर समझ लो 500 स्क्वायर फीट की भी जगह ले रहे हो, ठीक है, तो आज के डेट में 500 स्क्वायर फीट की जगह बनाने के लिए ही 7-8 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें फर्नीचर डालना अलग, क्योंकि सिविल वर्क पकड़ के 7-8 लाख रुपए उसमें चलेगा आपका। फर्नीचर और 1-1.5-2 लाख रुपए निकल गया ना, 10 लाख आपका सेटअप कॉस्ट चलेगा। उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें हैं कि आपका इन्वेंटरी भरोगे, क्रॉकरी लाओगे, किचन इक्विपमेंट्स आ जाता है आपका। किचन इक्विपमेंट 2-2.5 लाख का पड़ जाता है। क्रॉकरी समझ लो 1 लाख की आ गई, किचन यूटेंसिल्स 50-60 हज़ार का आ गया। हाँ। लेकिन फिर इन्वेंटरी भरोगे तो इनिशियल इन्वेंटरी आपका ये, फिर उसके बाद एकदम से तो चलेगा नहीं, तो फिर वो डिपॉजिट है। अगर समझ लो 30 हज़ार का अगर रेंट है, तो 1 महीने का 2 महीने का डिपॉजिट 60 हज़ार और 1 महीने का एडवांस, तो सीधा सीधा 90 हज़ार आपका रेंट वाले को चले गया। तो ऐसा करके आपका ओपनिंग ही 17-18 लाख लग गए। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट उसके मेन लिए तो पैसा ही नहीं बच रहा है। कहाँ बच रहे 20 लाख में। मेरे को बताओ, ऑपरेशन कोई भी धंधा कभी भी खुले बराबर नहीं चल सकता। उसको कम से कम आपको 6-7 या 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है फिर वो कहाँ से लेके आएंगे? रेस्टोरेंट अगर स्टार्टिंग में अगर नहीं चला तो फिर इतना टाइम सस्टेन करना एक स्मार्ट आइडिया है या फिर नहीं ऐसा? होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अगर बैकअप है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसको चलाओ। क्योंकि देखो कोई बिजनेस एक, देखो या तो आपकी मार्केटिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको खुले बराबर
आ जाए, बट अगर खुले बराबर अगर आपको नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आप सस्टेन कर सकते हो, बट उतना दिन आपको लेके चलना पड़ेगा और आपको आपके प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप बट जो भी खोलता है उसके दिमाग में तो यही चलता है कि मेरा यही महीने से चालू हो जाएगा चलना। वो गलत सोचे ना। हाँ। आप देखो यही होता ना बिजनेस। अगर आप ये एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर आप बिजनेस खाली शौक के लिए कर रहे हो कि मैं तो इंजीनियर था बट मेरे को कुकिंग का शौक है इसलिए मैंने कैफ़े खोला, मैं वही बताता सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ है वो। क्योंकि फिर आप क्या सोच के आ रहे हो कि ये अभी खुले बराबर चलेगा। नहीं होता। आप दुनिया में रह रहे हो, आप सोचो कि कोई भी चीज़ जब खुलती है तो उसको उतना टाइम देना पड़ता है। या तो आप फिर मार्केटिंग में उतना खर्चा करो कि आप लगाते बराबर आपका चल जाए। बट मैं बता रहा 70-80% बिजनेसेस इनिशियली नहीं चल पाते, उनको टाइम देना पड़ता है। 1 साल 1.5 साल का उनका टाइम जाता है, उनका मार्केटिंग में टाइम जाता है, फिर वैसे वैसे वो ग्रो करते हैं। बहुत से बिजनेस ऐसा है जो 1 साल रहे और एकदम से दूसरे साल में उन्होंने एकदम पिकअप ले लिया, तो उतना है। और बहुत से भी देखो, वो तो क्या कहीं ना कहीं नसीब का भी फैक्टर आ ही जाता है कि कोई बिजनेस ऐसा है कि चलो बहुत अच्छा वॉकिंग अच्छा मिल रहा है तो वो पहले दिन से चल जाएगा। और अगर ये सोच के चल रहे हो कि पहले दिन से ही होगा तो फिर गलत सोचे हो। आपने ऑपरेशनल कॉस्ट लेके चलना है एटलीस्ट 1 साल का। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, अगर 20 लाख आप लगा रहे हो, 20 लाख सेटअप कॉस्ट हो गया, उसके ऊपर 1 साल का ऑपरेशनल कॉस्ट लेके चलो। अंदाजा 10 लाख रुपए अपन पकड़ के पकड़ के चलो, 30 लाख लो। अगर 20 लाख का है, 20 लाख लग गया इस पे, 30 लाख रखो कि भैया जो भी, क्योंकि जेब से डालना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये सोच के मेरे को लगता है आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये सोचे कि नहीं मेरे पास 20 लाख है, 20 लाख लगा दूंगा और पहले महीने से जादू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट को अलग अलग रखना चाहिए कि एक ही में नहीं, ऐड कर ऑपरेशनल सकते कॉस्ट हैं? तो अलग ही होता है ना। मार्केटिंग कॉस्ट देखो, ऑपरेशनल जो आप ऑपरेशन रन करने के लिए कर रहे हो, तो वो 10 lakhs के अलावा अपने को मार्केटिंग कॉस्ट अलग नहीं रखना नहीं, वो पड़ेगा। 10 लाख में ही आ जाएगा आपका आ पूरा जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो आपका मार्केटिंग भी उसमें हो जाएगा, क्योंकि आप मार्केटिंग वाले को 10,000 तो दोगे ही महीने का, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें। जैसे 10 lakhs रुपीज अपन 1 साल का ऑपरेशन कॉस्ट पकड़ रहे हैं, अब अपने को 10 lakhs रुपीज में अभी फिर क्या मार्केटिंग भी आदमी सोचने लग जाते हैं कि मेरा बजट 20,000 रुपीज़ है, 30,000 रुपीज़ है, वो ऑलमोस्ट 70-80,000 में से, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है मार्केटिंग में और फिर वो अवेयरनेस फैलाने में भी पीछे हो जाते देखो हैं। कैसा है ना, मैं वही बोला, आप 1 साल का लेके तो चल रहे हो। मार्केटिंग में कैसा है आजकल, आप भी देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना हो गया, तो आजकल थोड़ा बजट तो जाता है मार्केटिंग में। यानी आप मार्केटिंग वाले को अलग दे रहे हो, फिर इन्फ्लुएंसर को अलग दे रहे हो। तो ऑपरेशन कॉस्ट मेरे ख्याल से अगर 10 lakhs में अपन ये की और देखो ज़रूरी नहीं है ना कि वो मार्केटिंग कर रहे 1 साल पूरा लग जाए। मैं वही बोल रहा ना, लेके चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल ही लगेगा, हो सकता है 2-3 महीने में रिजल्ट्स आ जाए। तो मार्केटिंग एग्रेसिव करनी चाहिए ऑपरेशन कॉस्ट को थोड़ा सा माइंड में कि अपने को 6 महीने में चलाना है, इसको 10 ये भी महीने का कर तो अपन सकते हैं, कर रहे हैं, यस यस। तो अपन ये तो कहते 6 मार्केटिंग महीना मतलब अच्छा खासा मार्केटिंग कर लिए, ताकि अपने को रिजल्ट्स ये अपन कर सकते हैं कि उस तरीके से एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं। बट देखो मैं यही बोलता, एग्रेसिव मार्केटिंग फिर ओपनिंग में भी नहीं होना चाहिए जब आप इनिशियली खोल रहे हो। और इसका भी मैं आपको ना लॉजिकल रीज़न बताता हूँ कि जब आप कुछ नया खोल रहे हो, इट मीन्स आपके एसओपी सेट नहीं है। हाँ। जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो अभी नए नए हैं, उनको फेमिलियर होना पड़ेगा इन्वायरमेंट से, उनको फेमिलियर होना पड़ेगा वर्क से, उनको है कि नहीं, उनको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर कोई मेन्यू बनाया आपने या हमने कोई मेन्यू दिया तो उनको समझने के लिए एटलीस्ट 1-2 महीना लगेगा ना कि क्या चीज़ें किस तरीके से करना है। तो इनिशियली आप एग्रेसिव मार्केटिंग मत करो। फिर क्या होता है ना, आप एग्रेसिवली मार्केटिंग कर लेते हो, वो एकदम हाइप ले लेता है, फिर किचन से कंट्रोल नहीं हो पाता है, और उसके बाद क्या होता है ना कि फिर वो प्रोडक्ट का फिर रिव्यू ख़राब आ जाता है। सो बेटर है इनिशियली 1-2 महीना थोड़ा सा ऑर्गेनिक मिनिमलिस्ट करने की रखो, कोशिश। अपने स्टाफ को फेमिलियर होने दो, प्रोडक्ट से फेमिलियर होने दो, उनको एसओपी समझने दो, ऑपरेशन सेट होने दो। वंस योर टीम इज रेडी कि चलो हम अभी कुछ भी फेस कर सकते हैं, फिर एग्रेसिवली मार्केटिंग। इससे ना माउथ पब्लिसिटी खराब नहीं होगी। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई एक बार खाने आ रहा है, अगर उसका उस दिन का टेस्ट बिगड़ गया तो अगले दिन आने के लिए 10 बार सोचेंगे। तो जब आप, अगर कोई आ रहा है, अगर आपका टीम ही रेडी नहीं था और एकदम से, क्योंकि जब क्या होता है ना एकदम से लोग आ जाते हैं, हाउसफुल हो जाता है, शेफ लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सब नया है ना, उनके लिए किचन नया है। वो पहले कहीं और काम करते थे, वहाँ का लेआउट अलग था, वहाँ का वर्किंग पैटर्न अलग था, ये वर्किंग पैटर्न अलग है, यहाँ का लेआउट अलग है कि नहीं। तो उनको भी तो टाइम चाहिए ना ऑपरेशन सेट करने के लिए। तो जब इतनी भीड़ लग जाएंगी तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएंगे ना। अगर देखो 20 से 25 केओटी एक साथ लगे हुए हैं
तो क्या होगा ना, 5 KOT तक आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, वो छठे से बिगड़ जाएगा क्योंकि ऑपरेशन में बैठी नहीं है ना वो चीज़ें। तो बेटर है कि आप 1-2 महीना उसको टाइम दो ना। देखो ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि मार्केटिंग और ऑपरेशन वो साथ में चलने चाहिए। आप मार्केटिंग कर दोगे बट बाद में एंड ऑफ द डे ऑपरेशन ख़राब हो गया तो क्या होगा, रिटेंशन नहीं आएगा। मार्केटिंग जब कर रहे हो ना तो उसके बाद रिटेंशन भी तो बढ़ना चाहिए, कस्टमर रिपीट आने चाहिए। तो वो कब होगा, जब आपका ऑपरेशन स्ट्रांग होगा। तो ये सब साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। एज जैसे आप कंसल्टेंट हो तो आप स्पाइसेस और पेस्ट वगैरह में भी कंसल्ट करते हो फिर उनको? हर एक चीज़ हम एज अ कंसल्टेंट समझ लो कि ओनर को कुछ देखना ही नहीं है। हम्म, इवन जो हेड शेफ्स होते हैं हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है क्योंकि हम हर एक चीज़ उनको सेट करके देते हैं कि रेसिपी क्या रहेंगी, क्या जाने वाला है, कितना जाने वाला है, SOPs क्या है, सब डॉक्यूमेंट करके देते हैं हम। तो हेड शेफ को भी कभी टेंशन नहीं आता है। और हमारे जब एजेंसीज में ऐसे हम जहाँ कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम उतना एक्सपीरियंस शेफ ही नहीं लेते, हम CDP लेवल पे लोगों को उठाते हैं और उनको हेड शेफ बनाते हैं। तो उसमें कॉस्टिंग कम हो जाती कम हो है जाती है, फिक्स कॉस्ट बच जाता है हाँ। क्योंकि हम तो 2 महीने के लेने वाले हैं। हम्म, बट आगे वाले का फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जहाँ 50,000 रुपये देना पड़ता था वहाँ 30 में काम हो रहा, 20,000 तो बच गया ना उसका फिक्स कॉस्ट। बाकी उसको SOPs मिल गई, हर एक चीज़ जो हेड शेफ करके दे रहा है हम लोग करके दे रहे हैं वो चीज़। यानी फिर जैसे आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर रहे हो तो फिर मसाले भी सबके लिए अलग अलग नहीं नहीं, बनाते हो? एक है हमारा कि देखो रेगुलर प्रोडक्ट्स तो रिपीट होते ही है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। अगर बिरयानी कहीं एक जगह मिल रही है तो दूसरी जगह बिरयानी मिलेंगी, हाँ उसमें टेस्टिंग में थोड़ा फर्क रहेगा, बट जो यूनिक प्रोडक्ट्स है वो कहीं रिपीट नहीं होते। ओके, जो आपने फ्यूजन वगैरह मैंने कह रहे थे। फ्यूजन का जो 10 प्रोडक्ट का आपको बताया था वो कहीं रिपीट नहीं होते। वो फॉर एग्जांपल ये हमने आपके ब्रांड को दे दिए। Okay. अगर आपका जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ट्रेडर्स का ही ले लेता हूँ मैं क्योंकि अभी हमारा चल रहा करंट वाला में, प्रोजेक्ट है वो। हाँ, तो पाव भाजी लजानिया या शाही टुकड़ा फ्रेंच टोस्ट। ओके, हाँ तो ये जो हाँ, एग्जाम्पल है, जो 10 प्रोडक्ट है उसमें से 2 एग्जाम्पल है। तो ये जब उनको दे दिया मीन्स उनको दे दिया। अब शाही टुकड़ा फ्रेंच टोस्ट हमारे आउटलेट में तो कहीं नहीं दिखेगा। हाँ लोग कॉपी करेंगे तो वो तो देखो सिंपल बात है, नागपुर का ट्रेंड है, कोई चीज़ चल रही है तो लोग उसको कॉपी करते हैं। जैसे फ्रुलाटो खुला तो उसके देखा देखी कितने लोग आ गए, हाँ, जबकि फ्रुलाटो तो पहला ब्रांड था ना जो थिक शेक्स में नागपुर में आया था। तो ये होता है कि एक चीज़ चल गई उसके कॉपी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट हम हमारे आउटलेट्स में कभी नहीं करते। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स, अगर आप 28 प्रोजेक्ट्स हमारे उठाओगे तो जो 10 प्रोडक्ट्स है वो आप देखना कि किसी के रिपीट नहीं हुए। जैसे आप फिर जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके हिसाब से भी मेन्यू में चेंजेस करते हो यानी टेस्ट वगैरह में भी? हम देखो सिंपल है, हमारा दिमाग तो लगाते ही है। हम पहले, मैंने बताया ना आपको, पहले तो हम आगे वाले का ब्रीफ लेते हैं, उनको क्या चाहिए। क्योंकि देखो हम सर्विस इंडस्ट्री में, तो हमको तो सर्विस देना है। अगर आप हमारे क्लाइंट हो तो अगर आप बोलेंगे मुझे ये बना के चाहिए, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा नहीं नहीं हम तो यही बनाएंगे। मैं बोलूँगा नहीं, आप बोले ये बना के चाहिए तो हम हमारे तरीके से बना के दे देंगे आपको। क्योंकि हमको आपको सर्विस देना है ना, हमको क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखना है। क्योंकि आप अगर बिजनेस खोल रहे हो तो आपका भी विजन है, आपका भी सोच है। आपने भी सोचा होगा मेरे को शेक का ब्रांड बनाना है, मेरे को बाव का ब्रांड बनाना है, बर्गर का ब्रांड बनाना है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है हम वो भी तो फुलफिल करेंगे ना। हाँ उसमें हमारी चीज़ें भी लगाएंगे। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कुछ रील्स वगैरह में भी देखा था, यूएस वगैरह में तो काफ़ी चलता है ये। उसमें कैसा था कि क्या करते हैं शेफ्स वगैरह स्ट्रीट पे आते हैं और वो पूरी डिशेस बनाते हैं। अच्छा। तो वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी आप ओपन कर रहे हो वहाँ पे उनको फिर फ्री में टेस्टिंग करने के लिए देते हैं और उनके रिव्यूज़ लेते हैं, ताकि उनके पैलेट को वो चीज़ कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा लग रही है और कितने। तो ऐसे कंसेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं कोई ओनर्स वगैरह पहले ओपनिंग करने के पहले? हाँ ये कर सकते, मैंने खुद ने किया था। हम्म, तो पर आप ये तो जैसे बाओ जो मेरा ब्रांड था देसी विदेशी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने फ्री सैम्पलिंग किया था बाओ की। तो इवन यहाँ का जो कॉलेज है, मतलब मेडिकल कॉलेज वगैरह, तो कॉलेजेस के सामने जाके हमने सिंगल पोर्शन फ्री दिया था लोगों को, ताकि वो टेस्ट करे और अच्छा लगे तो फिर रिपीट आए। हाँ, तो ये कर सकते हो। देखो अब ये ज़रूरी नहीं है मार्केटिंग का मतलब इन्फ्लुएंसर ही मार्केटिंग होता है। अभी तो मैं तो देखता हूँ लोग तो ये सब मार्केटिंग भूल गए, जो फिजिकल मार्केटिंग एक टाइम पे होती थी और एक्चुअली जो सही में इफेक्टिव बहुत, क्योंकि वो मार्केटिंग से जेन्युइन क्लाइंट आते थे। कि वो मार्केटिंग जब होती थी ना तो वो आपके समझ लो लंबे समय के कस्टमर थे, कि वो आपके ब्रांड से लॉयल बन जाते थे। तो वो कर सकते हैं आप, फिजिकल मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप अपने फूड प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हो, आप पैम्पलेट बंटवा सकते हो, आप वाउचर्स बंटवा सकते हो। तो ये सब भी मेरे को लगता है ये पे फोकस करना चाहिए ओनर्स ने, जो वो अभी मिस आउट कर देते लोग। मैं बहुत कम ब्रांड्स को देखता हूँ जो फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हैं आज के डेट में। ओके।
बट मुझे लगता है आप करो ना। जैसे आपने पूरा मेरे को बताया कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है, किचन लेआउट कैसा होता है, किचन का सेटअप कैसे बनता है और मेन्यू प्लानिंग कैसी होती है, फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे होता है। तो ये सब जैसे आपकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है एंड आप कंसल्टेंसी चलाते हो, तो एक जैसे कोई फाउंडर है या जिनको स्टार्ट करना है, तो उनको एक आप बता सकते हो मोटा-मोटा कि किस तरीके से कॉस्टिंग ली जाती है इसमें? देखो अब मैं कैसा है ना, आपको एक्चुअल नंबर्स तो नहीं बता सकता, हुँ, बिकॉज क्या होता है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है हमारा वो हुँ, डिफर करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप फाइन डाइनिंग करने गए तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि हुँ, उसमें काम उतना रहेगा, मेन्यू प्लानिंग उतनी करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मेन्यू देना पड़ेगा, स्टाफ बिल्डिंग वैसी रहेंगी, एसओपीज उस लेवल के देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग उस हिसाब से देनी पड़ेगी, क्योंकि हुँ, फाइन डाइनिंग में आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए, तो उनको ट्रेन भी वैसा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कॉस्टिंग बदल जाती है। कोई हुँ, कैफ़े में आ रहा है, हुँ, कैफ़े में भी कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा लेआउट है उसका, कितनी हुँ, सीटिंग का कैफ़े है कि नहीं, फिर कस्टमर को और क्या क्या चाहिए हमसे, क्योंकि क्या होता है ना, सर्विसेज कस्टमाइज हो जाती है हुँ, कस्टमर टू कस्टमर। ओके, तो ये जो कॉस्ट होता है ना, ये आप समझ लो ये कब डिसाइड होता है, जब हमारी एक पहली मीटिंग हो जाए कस्टमर के साथ। हुँ, उसका पहले हम समझ ले कि उनको हमसे क्या चाहिए, और फिर हुँ, उनका सेटअप कितना बड़ा है और हमारा कितना स्कोप ऑफ वर्क निकल रहा है पर्टिकुलर सेटअप। तो जब ये सब चीज़ें आ जाती है उसके बाद हम एक प्रपोजल बनाते हैं, हुँ, और वो प्रपोजल के बाद हम एक कोटेशन बनाते हैं। हाँ, अब अगर आप ये पूछोगे कि हम और किस तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग अभी दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक हो रहा है हमारा वन टाइम प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़े, पूरा हुँ, सेटअप करके देंगे, मेन्यू प्लान करके देंगे, पूरे ऑपरेशंस में ला के देंगे, और 2 महीने बाद हमारा काम खत्म। सेकंड अब जो हमने नया नया इंट्रोड्यूस किया वो है हैंड होल्डिंग। जैसे अगर आपको समझ लो किसी हेड शेफ को हायर नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल शेफ को रखना है, हुँ, बट आपको ऐसा दिमाग चाहिए जो आपके लिए हेड शेफ का काम करे, तो हम कैसा एज अ हैंड होल्डिंग उनके साथ साल भर काम करते ओके, एज़ अ फ्रीलांसिंग, हैं। फ्रीलांस नहीं, एज एजेंसी में ही रहेंगे हम लोग। ओके। बट काइंड ऑफ कैसा है ना कि हम लोग पूरे जितने भी उनका पूरा डिपार्टमेंट जो किचन हुँ, डिपार्टमेंट है, हम पूरा संभाल लेंगे। फिर इस पे ध्यान कैसे रखते हो आप? हम लोग कैसा, हमारी पूरी टीम है। अब मेरी टीम में जो मेरा पार्टनर है हुँ, सतेंद्र, तो हुँ, वो मेरा काइंड ऑफ कंपनी में पार्टनर है, तो हुँ, हम दोनों बेसिकली ऑपरेशन संभालते हैं। तो कभी मैं जाता हूँ, फिर हमारे नीचे जो हुँ। शेफ्स है कभी वो जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम रिपोर्ट पूरे प्रोवाइड्स करते हैं। आपको काफ़ी जेन ज़ी या न्यू जनरेशन शेफ़्स भी मिल रहे होंगे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो जेंजी शेफ्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको बहुत संभालना पड़ता है उनको, और आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ओके, कैसे? कैसे मतलब, आप अगर देखोगे जो 90s के शेफ्स थे या उसके पहले 80s के शेफ्स थे, तो उनने जो स्ट्रगल किया है आज के डेट में जेंजी शेफ्स नहीं करते, क्योंकि वो टाइम पे हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, हुँ, हमको जो काम करवाते थे आज के पॉइंट में, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन वैसे आ गए वर्किंग के कि आपको 9 घंटे के ऊपर काम नहीं करा सकते, लीगल चीज़ें इतने आ गए। तो इसमें क्या है ना, दिखता है कि जेंजी शेफ्स को कैसा है ना कि उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है आज के, आज स्ट्रगल उतना नहीं है जितना पुराने शेफ्स को था। मैं तो बोलता 80s के शेफ ने 90s के शेफ से ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे पास तो तब तक चीज़ें आ चुकी थी, हुँ, इक्विपमेंट्स आ चुका था। तो 80s के शेफ से वो तो और स्ट्रगल करते थे। तो जेनजीज का मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट है, नो डाउट, हुँ, कि इतना मैंने देखा है कि उनमें एक टैलेंट है कि वो परफेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उनमें एक थिंकिंग अच्छा है बढ़ने का, बट वो अपने टर्म्स में काम करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते कैसे बता हैं। सकते हो जैसे फॉर थोड़ा-सा? एग्जांपल अगर उनको आज करना है, आज हाँ, ये टाइम पे आना है, तो वो यही टाइम पे आएंगे। अगर उनको 9 घंटे काम करना है तो वो 9 ही घंटे काम करें। उनको अगर बोलूँगे 1 घंटा है तो नहीं। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जितने भी जेंजीज के साथ मैंने काम कर चुका है, जो मेरे साथ काम कर चुके हैं मेरे कंसल्टेंसी एजेंसी में भी, तो मैंने एक उनका माइंडसेट देखा कि उनको जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी नाम कमाना है, कि उनको अब भी जैसे ना अब भी करना है, अभी उनको ग्रो करना है, अभी यहाँ से कॉलेज ख़त्म किए, उनको तुरंत जाके उनको नाम कमाना है। प्रोसेस है नाम कमाना, इट्स अ प्रोसेस, आपको उतना अपने झोंकना पड़ेगा आपको अपना। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जो मेरे गुरु थे प्रवीण शेफ, जिनके बारे में मैंने पहले बताया आपको। हुँ, तो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वो टाइम में नया ही था, मतलब हुँ, मैं जस्ट समझ लो कॉलेज ट्रेनिंग जब कर रहा था, आईटी ट्रेनिंग। तो वो मुझे एक चीज़ बताते थे जो मुझे आज भी ना दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी हैमर करती है वो चीज़, हुँ, उनकी बात। कि मेरे को बोलते थे, देख कि तेरे को काम अभी आता नहीं, तो तू कभी पैसे का मत सोचना। जब तुझे काम आ गया ना, हुँ, जब तू कोई काम परफेक्ट कर रहा है, उस टाइम पैसा के बिना काम मत करना। फिर तो हाँ, जो भी कर रहे हो तब अपना प्राइस टैग लगा दो। बट जब तुमको काम नहीं आता ना, तो तब कभी ये माइंड में मत लाना कि मुझे पैसा कमाना है, इतना कमाना है।
तो पहले काम करना सीख, स्किल्स अपने स्किल हाई कर, बराबर। पैसा ऑटोमेटिकली आता है। आज अगर हमको कोई पैसा देते हैं क्योंकि हमारे स्किल्स के ऊपर देंगे ना। अगर मैं अच्छा मेन्यू नहीं दूंगा तो वो थोड़ी मुझे पैसा देंगे। अगर मैं उनको फाइनल प्रोडक्ट अच्छा दे रहा हूँ, उनको मैं यूनिक प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, तभी तो वो मेरे को मेरा पैसा देंगे। तो ये आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप पहले काम सीखो, आप अपने आप को पूरे झोंको उस चीज़ में, आप अपने आप को मेहनत करो, आप प्रूफ करो आगे वाले को, देन आप डिमांड करो कि हाँ मुझे इतना चाहिए। बट जब आपने वो चीज़ प्रूव ही नहीं किया है और आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, मुझे नाम करना है, मुझे क्लाइंट्स चाहिए। मैं आज 31 साल का हूँ, तो मैंने 21 या 20 साल में थोड़ी कंसल्टेंसी स्टार्ट की। मुझे कंसल्टेंसी तक जाने के लिए 31 साल लग गए। आज मार्केट में मैं नहीं बोलता मेरा बहुत बड़ा नाम है, बट जितना भी 5-10% नाम होगा वो तो 31 साल लग गए वहाँ तक जाने के लिए। सही बात तो ये समझना पड़ेगा ना कि बैकएंड में आप मेहनत जो करोगे, आप जैसे आप टूटोगे बनोगे, तभी एक आप अपने अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। मैं जितने लोगों के बारे में पढ़ा या जितने लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जो बड़े लोग हैं जिनसे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैंने हमेशा सबके लाइफ स्टोरी में एक ही चीज़ कॉमन देखा, डाउनफॉल्स। सबके स्टोरी में डाउनफॉल सेम है। वो नीचे गए हैं, बस उनमें हिम्मत थी तो वो उड़ जाते थे। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है? सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा। सर मैं ना पहले 4 साल पहले नॉन वेजिटेरियन था, और वो भी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, और अभी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ऐसा क्यों? देखो, अब जैसे मैंने आपको शिव जी वाली बात बताई थी, तो मैंने जब मेरा डाउनफॉल था और जब मैं किसी का बोलते ना एक हेल्प की सीख करता है इंसान जब बुरे समय पे होता है। मैं बहुत भगवानों का पूजा करता था, मैंने बहुत से भगवानों का पूजा किया, पर मैंने ना एक दिन ना रुद्राक्ष धारण कर लिया था कि मुझे था कि अब रुद्राक्ष पहनना है, और उस दिन मैंने नॉनवेज त्याग दिया। मैंने शिव जी को समर्पित कर दिया कि अब मैं रुद्राक्ष पहन रहा हूँ तो मैं नियम फॉलो करूँगा कि मैं रुद्राक्ष पहना है तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। बट ऐसे रुद्राक्ष आप निकाल के भी तो टेस्ट कर सकते क्या हो ना? मतलब? रुद्राक्ष जब इतना प्योर चीज़ है, जब आप उसको लगा रहे हो, आधे करके कोई मतलब नहीं है ना कोई चीज़ को आधा करना। अगर मैंने धारण किया है तो मैं पूरा छोड़ूंगा उसको, या तो मैं नहीं करूँगा धारण। फिर आप मत करो। अगर आप में वो देखो वो सहनशीलता या पेशेंस नहीं है उस चीज़ को ये करने का, तो आप क्यों कर रहे हो? फिर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बट आपको ऐसे नहीं लग रहा है एज अ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कुकिंग कर रहे हो नॉनवेज डिशेस की फ़र्क भी नहीं तो पड़ता फिर सर, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोला कि आप क्या बनाते हो, आपकी नीयत डिपेंड करती है। मैं नॉनवेज अभी भी अच्छा ही बनाता हूँ। मेरे इतने प्रोजेक्ट से कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉनवेज वाले पार्ट में हम फेल हुए, जबकि बहुत क्लाइंट पूछते हैं, बट रिजल्ट उनको अच्छा ही मिलेगा ना। ये नीयत होती है आपकी, और कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। बट जैसे अभी तो आप पहले खाते थे, अभी नहीं खाते हो, बट जो वेजिटेरियन शेफ्स होते हैं उनको कुक करने में फिर डिफिकल्टी नहीं होती है क्योंकि उनका टेक्सचर कैसा होता है, कुकिंग देखो, टाइम एक कैसा चीज़ होता है, है? अगर कोई शेफ़ जो पहले से ही कभी ना खाया हो, तो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो वो चीज़, नो डाउट, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेक्सचर ही नहीं मालूम। पर जिसने खाया है और वो अभी उसने कन्वर्ट हुआ है, तो उसको तो मालूम है ना, उसने इतने साल पहले खाया होगा तो उसको तो वो चीज़ दिमाग में होंगी। अब जैसे मैं बनाता हूँ तो मुझे तो मालूम है ना कि चिकन का टेक्सचर क्या है, मटन का टेक्सचर क्या है, कुकिंग टाइमिंग क्या है। बट इसका ये मतलब नहीं है जो पहले से नहीं खा रहा वो नहीं बना सकता। अरे वो रेसिपी फॉलो कर सकता है। अगर रेसिपी में 10 मिनट कुक करने का लिखा है चिकन को, 10 मिनट्स कुक करो, टच करके फील करो। ओके। अगर कोई सॉस बना रहे हो, पहले सॉस टेस्ट करो, फिर मीट डालो उसमें। तरीके बहुत है चीज़ों को करने के, बस वो है कि आपका इंटेंशन कैसा है वो करने का। क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि, मतलब मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, मतलब मैं भी, मेरे को बोलते थे तूने अभी नॉनवेज छोड़ दिया तो तू काय का शेफ है। गलत है भाई। नॉनवेज खाली कुक शेफ खाली नॉनवेज बनाता है क्या? नहीं, सही बात है। शेफ का मतलब क्या है? पहली बात तो लोगों को शेफ का मतलब ही नहीं मालूम कि उसका फुल फॉर्म क्या है। उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। बता शेफ का सकते हो? डेफिनेशन है कुक हेल्दी एंड एथिकल फूड। ओ। दिस इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ शेफ। और शेफ और कुक में क्या डिफरेंस होते हैं? उसके नाम में ही है, कुक हाइजीनिक एंड एथिकल फूड। जब आप हाइजीन से कोई चीज़ बना रहे हो और एथिकली बना रहे हो तो आप शेफ हो। बट आप जब बना रहे हो बट आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप पूरे सेफ्टी के नॉर्म्स ये कर रहे हो, तो फिर आप कुक हो। ओ। ये फ़र्क है ना। तो यार ढाबे का कुक का टेस्ट एक 5 स्टार के कुक से ज़्यादा अच्छा है। आज भी मैं कैफ़े नहीं जाता खाने, मैं ढाबे पे जाता।
मैं दावत करके एक ढाबा है मनीष नगर में, मैं वहाँ जाता हूँ, पवन साहू जी जाता हूँ। कैफेज वगैरह के साथ कंसल्टेशन करते हो तो किचन हाइजीन का फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे सेट होती है फिर? इसके प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी, जो हम टीवी प्रेजेंटेशन भी करते हैं उसमें, जिसमें हम प्रॉपर एसओपीज की ट्रेनिंग देते हैं कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना चाहिए, कौन से मीट के लिए या कौन से इसके लिए, फिर क्या टेम्परेचर पे फूड स्टोर होना चाहिए, डेट और लेबलिंग, यानी जो भी हाइजीन और सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी एसओपीज हैं हम टीवी प्रेजेंटेशन में उसको पूरा दिखाते हैं। और क्लीनिंग डेली होनी चाहिए उनके हाथ से? क्लीनिंग तो हर एक जो नॉर्मल क्लीनिंग है कि जैसे कुछ काटो तो तुरंत साफ करो, और उसके बाद एंड ऑफ द शिफ्ट आपको पूरा क्लीन डाउन करके जाना है, सैनिटाइज करके जाना है। और वीकली एक डीप क्लीनिंग होनी चाहिए आपकी। डीप क्लीनिंग ऐसा कि आपके फ्रिज पूरे साफ होने चाहिए, आपका हुड साफ होना चाहिए, तो वो एक स्केड्यूल बनना चाहिए। और मंथली भी एक क्लीनिंग होनी चाहिए जिसमें आप और अंदर तक जाके क्लीन करो आपके किचन को। तो फिर इसमें किचन बंद होना चाहिए वो टाइम पे कि फिर यार कैसा? टेक्निकली मैं बताऊँ ना, किचन तो बंद होना चाहिए, हम्म, बट बहुत से ओनर ना बंद नाम से डर जाते हैं हम्म, कि आज हमारा बिजनेस बंद रहेगा, हम्म, वो डर जाते हैं। मैं बोला यार बट आपको हाइजीन भी तो मेंटेन करनी है, आपको एक दिन तो करना पड़ेगा ना। हम्म, अब 7 दिन में से एक दिन, मैं बोलता आप महीने में एक बार करो, हम्म, ठीक है। आप 7 डेज में से एक दिन नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, मंथ में से एक दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप। हम्म, जब आप अपनी डीप क्लीनिंग भी करा लो, पेस्ट कंट्रोल करा लो, हम्म, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे आपके किचन का। क्योंकि किचन एनवायरनमेंट जितना साफ रहेगा उतना लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ लोगों में नेगेटिविटी आती है, आपका वाइब्स बन ही नहीं पाएगा ना वहाँ वैसे जगह पे। तो आप उतना तो कर सकते हैं। मैं वही बोला आपको कि दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बता दो एक डिश बनाने का। देखो मैंने आई थिंक स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट एक चीज़ बोला था, हम्म, हर रेसिपी का एक ही फॉर्मूला है, नियत। वो ही फॉर्मूला है, जो नियत से आप बना रहे हो ना, हाँ। वो ही आपका फॉर्मूला है। अच्छा डिश, अच्छा प्रोडक्ट नियत से ही बनता है। नियत से तो डेफिनेटली बनता है। जैसे आपने मम्मी का भी एग्जांपल दिया था कि वो वही नियत से, बट उतने कंसिस्टेंटली का प्रोफेशनल लेवल में कोई मेंटली उतना हो सकता है स्ट्रांग कि उसकी नियत हमेशा ही साफ हो और वो कंटिन्यूस वही यार प्रोफेशन। देखो मैं बोलता, अगर आप अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रख सकते तो फिर आपने तो आना ही नहीं चाहिए वो पर्टिकुलर फील्ड में। या अगर बट समटाइम्स हाँ कभी कभी है ना किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी तो कुछ फिर होता है। देखो उसके लिए फिर हम बैठे हैं एज अ कंसल्टेंट कि हम एसओपी सेट करके दे रहे हैं, हम्म, हम फूड क्वालिटी कंट्रोल करवा रहे हैं, हम्म, ताकि जो आगे वाला बंदा आ रहा है वो खाली मशीन के जैसा काम कर रहा है, हाँ। उसको दिए हुए चीज़ों पे ही काम करना पड़ रहा है, या जो हम बताया है या जो एसओपीज हमने दिया है वो उसी को फॉलो कर रहा है। एक अच्छी बिरयानी बनाना है जिसमें चिकन भी टेंडर हो और बिरयानी भी खिल के निकले, तो एक रेसिपी बता सकते हो आप इसकी? देखो बिरयानी, अच्छी बिरयानी का फॉर्मूला एक ही है। हम्म, एक तो चिकन का मैरिनेशन कितने देर तक मैरिनेट हुआ है। पहले तो ओके। मैं बताता, बिरयानी 2 टाइप के हैं। हम्म, एक तो लखनवी स्टाइल बिरयानी रहती है और एक हैदराबादी स्टाइल बिरयानी। हम्म, हैदराबाद जो स्टाइल होती है उसको दम बिरयानी बोलते हैं। हम्म, लखनवी स्टाइल उसको पक्की गोश्त की बिरयानी बोलते हैं। हम्म, तो अब पक्की गोश्त मतलब जिसमें आपका चिकन को ग्रेवी जैसा या सालन जैसा कुक करते हैं हाँ। और फिर चावल को लेयर करते हैं, हम्म, तो वो लखनऊ स्टाइल है। हम्म, जो हैदराबादी स्टाइल है वो दम, उसमें क्या होता है चिकन भी जो वो भी मैरिनेटेड रॉ रहता है हम्म, और चावल, हम्म, वो दोनों एक साथ कुक होता है हम्म, दम में। तो अगर आप हैदराबाद का अगर पूछोगे, क्योंकि देखो मैं हैदराबादी हूँ तो मैं आपको हैदराबादी ही अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ, अगर हैदराबादी बिरयानी के बारे में पूछोगे तो उसका फॉर्मूला सिंपल है। हम्म, एक तो चिकन प्रॉपर मैरिनेट होना चाहिए, आपका ज़्यादा देर तक मैरिनेट होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी ऑफ राइस, अगर हम्म, अच्छा क्वालिटी ऑफ राइस है और उसको सोक करके रखाओ, अगर हाँ, आप एटलीस्ट 1 घंटा सोकिंग करोगे राइस को, तो वो जब बॉईल होगा तो वो अच्छा और अच्छा खिलता है, लंबा खिलता है। तो हम्म, यही सिंपल फार्मूला है। अगर ये आपने कर लिए, बाकी तो आपको रेसिपी मिल जाती है, हम्म। बाकी मसालों की रेसिपी मिल जाती है, वो सब आप डालो मिलाओ, बस ये 2 चीज़ पे आप काम कर लो तो डेफिनेटली आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। जैसे 1 किलो में बिरयानी बना रहे हो और 5 किलो बिरयानी बना रहे हो तो कुकिंग टाइम सेम रहेगा उनका हाँ, कि कुछ चेंजेस वगैरह कुछ नहीं भी नहीं नहीं आता है? कुकिंग टाइम सेम रहेगा, सेम है। डिपेंड करता है क्या कौन सी बना रहे हो। चिकन का टाइमिंग अलग है, मटन अलग पकता है, और वेजिटेबल बिरयानी है तो वो वेजिटेबल बिरयानी तो होती नहीं, पुलाव है वो। मतलब मैं तो खाता भी नहीं, जब से मैं वेजिटेरियन बन गया मैं बिरयानी खाना छोड़ दिया। जब मैं नॉनवेज खाता था मैं मतलब दबा के बिरयानी खाता था। हम्म, अभी मेरे को कोई बोलता वेज बिरयानी, इससे अच्छा मैं सब्जी रोटी खाऊंगा वो बेटर है, दाल हाँ, मखनी और अपना लच्छा पराठा वो बेटर है। हाँ, तो मैंने छोड़ ही दिया, वेज हम्म, बिरयानी मैं खाता नहीं। हाँ, तो अगर वैसा पूछोगे तो बस
मीट के हिसाब से टाइमिंग चेंज होता है। बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है टाइमिंग में? देखो, अगर चिकन है तो चिकन दम पे आधे घंटे के आसपास में पक जाता है। मटन है तो 45 टू 50 या 1 आवर भी ले लेता है, डिपेंडिंग क्वालिटी ऑफ मीट। और फिर उसमें कुछ गलावट या हाँ, टेंडर गलावट आप करने के डाल लिए सकते हैं, जैसे रॉ पपाया डाल दिए। रॉ पपाया डाल के उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिए, या तो फिर लेमन जूस या विनेगर वो हाँ। डाल के थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर दिए, उसके बाद फिर बाकी का मैरिनेशन मिले। और एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए मिनिमम कितने घंटे मैरिनेट होने चाहिए चिकन मैं तो मटन? बोलता हूँ ओवरनाइट तो बेस्ट है। ओवरनाइट चिकन तो इतना बढ़िया बनता है, बट एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो आप मैरिनेट करो। हैदराबाद में मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी बड़े बड़े चिकन के पीसेस होते हैं और कहीं पे देखा है छोटे छोटे होते हैं, तो फिर उन दोनों का कुकिंग टाइम कैसे हाँ, वेरिएबल वो होता है? वैरी करता है जब आप पूरा होल चिकन डाल रहे हो तो, क्योंकि अब जब होल चिकन डाल रहे हो तो फिर उसको थोड़ा टाइम लेगा, तो वो 50 मिनट्स तक जाएगा, 40-50 मिनट्स। तो ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं देखो, जो बिरयानी कुकिंग है? टाइम आइडेंटिफिकेशन ऐसा है कि आप प्रॉपर टाइमिंग से तो बनता नहीं है कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी मायने रखता है। ठंडी में कोई चीज़ का कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आप बताओ इतना ठंडा है, एटमॉस्फेयर इतना ठंडा है, तो कहीं ना कहीं कुकिंग टाइम भी बढ़ाना ही पड़ता है ना, ठीक है नहीं? तो अगर गर्मी है तो वो चीज़ जल्दी भी पक सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उतना है, गर्मी उतनी पड़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस अगर जा रहा है नागपुर का, 40, 45, 47, तो समझ लो कि बाहर के गर्मी से ही वो उतना तो ऐसे ही पक जाता है। तो ये पूरा जजमेंट होता है। मैं बोल रहा ना, आप जब काम कर रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें जजमेंट से ही आती है। जैसे बेकिंग में ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या चल रहा है, प्रूविंग टाइम होता है उनका। जैसे ब्रेड अगर वो बनाते हैं तो प्रूव करते हैं, तो जब समर्स में प्रूविंग टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि जल्दी प्रूव हो जाता है। ठंडी में थोड़ा लंबा समय रखना पड़ता है, क्योंकि उतना टाइम देना टाइम पड़ता है। अब लगता है। कमर्शियल किचन में तो इलेक्ट्रिक प्रूवर्स होते हैं जो डालो और ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। शेफ बनना एक आर्ट है या साइंस है? दोनों है, आर्ट और साइंस। मैं तो मानता हूँ कुकिंग ही आर्ट और साइंस का मेल जोल है। अब आर्ट ये है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो, कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, वो है आर्ट। अब साइंस ये है कि क्या डाल के ये टेस्ट आएगा। अगर मैं कोई चीज़ में नींबू डालूंगा तो वो साइंस हो गया कि खटास आएगा। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी, जैसे एप्पल है, एप्पल जब ऑक्सीडाइज होता है, अब और उसको ऑक्सीडाइज मतलब वो काला पड़ना चालू होता है, अगर मेरे को उसको बचाना है तो मैं उसमें नींबू रस लगाऊंगा, ओह, तो वो ऐसा। काला पड़ना बंद हो जाएगा। ओके, तो उसमें क्या साइंस है फिर? रिएक्ट होता है ना, हाँ। केमिकल रिएक्शन होता है। आपकी कौन सी डिश है फेवरेट टू कुक? टू कुक, अच्छा, देखो वैसे मेरी ट्रेनिंग तो पूरी कॉन्टिनेंटल में हुई है, मतलब मैं कॉन्टिनेंटल ही शेफ़ हूँ। बट आप ये समझो कि मुझे इंडियन फूड बनाने में बहुत मज़ा आता है, यानी इसलिए मैं इंडियन फ्यूजन करता हूँ। ओके। वो मेरा बोल सकते फोर्टे है, इंडियन फ्यूजन। और अगर इंडियन पर्टिकुलर अगर पूछे तो जिसके बारे में अपन ने बात की, बिरयानी, एक समय पे वो मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता था। यानी बिरयानी कुक करना मतलब वो काइंड ऑफ मैं इंजॉय करता था वो प्रोसेस को। बट अभी तो चलो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट अभी भी बनाने में मज़ा आता है। यानी अभी भी जब मैं रिश्तेदारों के लिए बनाता हूँ या घर पे गेस्ट आते हैं, डिमांड आता है तो अपने हाथ का बिरयानी खिला, तो फिर मैं बनाता हूँ, एंजॉय करके बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रहा तो नहीं बनाता। हाँ, ये चीज़ होता है प्रोफेशनली कि अगर जो चीज़ आप नहीं खाते इसका ये मतलब नहीं आप ना बनाओ, आप बनाओ उसको, आप अच्छे से बनाओ, आप फॉलो करके बनाओ, बट आपको बनाना तो पड़ता ही है। और मैं इंजॉय भी करता हूँ। ऐसा ये नहीं कि मैं, मतलब नॉनवेज मेन्यू में मैं ज़्यादा क्रिएटिव होता हूँ रादर देन वेज मेन्यू में। ये भी एक है, नॉनवेज में दिमाग ज़्यादा दौड़ता है कि चिकन के साथ ये कर दिए, वो कर दिए। वेज में थोड़ा कम, फिर वेज में वो ये कि बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं। तो आपकी रेसिपी बता सकते हो आप बिरयानी की, आपकी जो स्पेशलिटी देखो है? मेरी स्पेशलिटी कंप्लीट रेसिपी तो वही है, चिकन का मैरिनेशन। पहले तो क्या मैं क्या डालते हो उसमें? उसमें तो लेमन जूस डाल दिए पहले तो नींबू, लेमन जूस और सॉल्ट के साथ मैं पहले 10 मिनट के लिए छोड़ देता था। उसके बाद उसमें हंकट डालता था, कोरिएंडर पाउडर हो गया, हल्दी हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया, देन गरम मसाला इन हाउस जो बनता था हमारा, गरम मसाला डालता था, फिर उसमें धनिया डालता था, उसमें फ्राइड अनियन डालता था, पुदीना डालता था, उसमें चिली स्लिट करके डालते थे, घी डालते थे, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, उसको फिर उसमें फ्राइड तेल डालना पड़ता था। एक और है, बिरयानी जब कच्ची दम की बनाते हैं तो उसमें तेल पका हुआ होना चाहिए, सीधा पैकेट से निकला हुआ तेल नहीं डाल सकते। जो तेल में आपने प्याज तला है वही तेल यूज़ करना, अदरवाइज आप कच्चे तेल का यूज़ करोगे तो स्मेल मारता है बाद में।
नहीं, फिर उसके बाद राइस जो है, राइस बॉईल करते समय थोड़ा घी डाल दिया पानी में, खड़े मसाले डाल दिए, धनिया डाल दिए, लेमन जूस डाले या विनेगर डाले और फिर चावल बॉईल करें। चावल 70% कुक होना चाहिए, 60 से 70%। फिर उसको लेयर करें, फिर ऊपर से कलर या केसर जो भी मतलब जो आप खरीद पाओ, मैं तो कलर ही खरीद सकता था, केसर तो नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, तो डाल दिए, फिर दम लगा दिए उसको। प्रेजेंटेशन और प्लेटिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। देखो आजकल ना जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है ना वो ही ज़्यादा बिकेगा, जो नहीं दिखता ना वो नहीं बिकता। आप एक बात बताओ, आपका टेस्ट अच्छा है, चलो मैं आपको पूछता, आप कुछ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप भुना चिकन बनाते होंगे, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप, चिकन अच्छा क्वालिटी का ला रहे हैं, ये है। और दूसरे साइड में मैं भी भुना चिकन बना रहा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैंने थोड़ा कम क्वालिटी वाला मसाला ला लिया, चिकन पे थोड़ा पैसा बचा लिया, कुक किया, बट मैंने प्रेजेंटेशन पे दिमाग लगा लिया कि वो भुने चिकन को मैं थोड़ा सा ये करके थोड़ा सा उसमें माइक्रोग्रीन्स डाल के दे रहा, आप भुना चिकन ऐसे ही दे रहे, और फिर अपन दोनों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, तो किसके तरफ लोग जाएंगे? ऑब्वियसली आपके तरफ, ये लोगों बिकॉज को पहले हाँ ये तो टेस्ट के पहले दिखेगा तो कि भैया ये तो कुछ अलग दिख रहा है। टेस्ट देखो, वीडियो में टेस्ट थोड़ी आ रहा, स्मेल थोड़ी आ रहा, होगा अच्छा आपका, नो डाउट, बट आप लोगों तक कैसे लेके जाओगे? वो आपका टेस्ट अच्छा है, या तो फिर फिजिकल मार्केटिंग करो, जो अपनी बात पहले हुई थी कि आप उसको बनाओ, लोगों तक खिलाओ और वैसे मार्केटिंग करो। पर जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोच रहे हो, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्लेटिंग, कि आप किस तरीके से फूड को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका फूड का कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या यूनिक लेके आए हैं, तो वो ही तो इम्पोर्टेंट है ना, प्लेटिंग ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आप प्राइसिंग भी प्रीमियम कर सकते हो, अरे जैसे फाइव सिंपल स्टार बात है होटल सर, आज के डेट में यही तो इम्पोर्टेंट है ना। आप कितने भी सिंपल आदमी होंगे, पर कहीं आप पार्टी में जाओगे तो सज धज के ही जाओगे ना, शादी करोगे तो बढ़िया आप मेकअप करके ही जाओगे ना, आप थोड़ी बोलोगे मैं तो डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, ऐसे ही जाऊँगा, ऐसे ही शादी करूँगा। दिखाने के लिए तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि मेहमान आएंगे देखेंगे, तो यही तो पार्ट है ना फूड का भी। जब कोई खाने आएगा उसका प्रेजेंटेशन भी तो वैसा होना चाहिए। अगर 5 स्टार वाला अगर 600 रुपये में बेच रहा है वो चीज़ को, तो उसकी वैल्यू भी तो दिख रही है ना प्लेट पे, कि वो 600 रुपये की दिख रही है चीज़। अगर वही चीज़ अगर ठेले पे बेचूंगा तो क्या 150 रुपये में तो ऐसे ही पेपर में डाल के दे दूंगा, तो वो फ़र्क होता है ना। जैसे मैं बताया आपको पाव भाजी लजानिया का जो मैंने टॉपिक निकाला था ट्रेडर्स कैफ़े का, अब वो हम 300 रुपये का बेचते हैं, वही आप जाओगे 80 रुपये का मिलेगा ठेले पे, बट यहाँ प्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट दोनों अलग है। शाही टुकड़ा हलवाई की दुकान में 100 रुपये का मिलेगा, हम 350 का बेच रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया, क्योंकि हम उसमें फिर आर्टिफिशियल कैवियार डाल रहे, विप क्रीम को ये कर रहे, उसमें मतलब उसमें फिर एडिबल फ्लावर लगा रहे, तो बढ़ गया आपका, वैल्यू बढ़ गई आपकी। एक अमीर आदमी, कॉस्टिंग ऐसा कुछ ज्यादा तो बड़ा सीधी नहीं है बात है ना उससे तो। सर, देखो आप कैसे कैटेगराइज करोगे कोई अमीर है कि गरीब है? उसका रहना सहना या उसके कपड़े देख के बताओगे ना कि ये अमीर आदमी है, बराबर और गरीब आदमी तो आप हाँ भैया फटीचरी होगा ये, जबकि अगर वो होगा पीछे, बट अगर उसने अपने आप को वैसा प्रेजेंट किया तो लोग अपने दिमाग में तो वही लगाएंगे कि वो फटीचरी होगा गरीब। तो सेम विथ फूड, अगर आपका टेस्ट टॉप नॉच है बट आपने प्रेजेंटेशन ही नहीं किया, तो लोगों को लगेगा ये तो ऑर्डिनरी ही होगा, क्योंकि दिख ही ऑर्डिनरी है। ऐसा आपका कोई सीक्रेट है जो कोई भी डिश को एलिवेट करने के लिए आप यूज करते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, सच बताओ तो कई अगर टेस्ट एनहेंसर्स यूज़ करना पड़ता है तो कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि चलो मार्केट का डिमांड ही वैसा है। अदरवाइज ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बस वही है कि प्लेटिंग में ही खेलते हैं, प्लेटिंग में ही देखते हैं कि क्या नया दे पाए, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट में हम डिशेस बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कॉन्सेप्ट में दे रहे हो कैसा, तो कॉन्सेप्ट एंड प्लेटिंग इसमें क्या नया ला सकते हैं। एंड ऑफ द डे टेस्ट तो बेसिक ही आएगा। देखो आप अगर पाव भाजी ही लजानिया खिलाओगे तो पाव भाजी का ही टेस्ट आने वाला, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कुछ अलग इसमें जाओगे नहीं। एंड ऑफ द डे बस आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेशन, इससे वो चीज़ यूनिक होगी। तो हम वो ही करते कि हम वो चीज़ों को मतलब लाने की कोशिश करते हैं। आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सा है? मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, मेरे को देखो ऐसे तो बहुत से इंग्रेडिएंट है मेरे फेवरेट। एक टाइम पे चिकन ही था, क्योंकि मैं चिकन से रिलेटेड बहुत चीज़ें करता था। आज के डेट में अगर बोलोगे तो मैं पनीर हो गया, पनीर से मैं बहुत सी चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, मशरूम से मैं बहुत चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी अगर देखोगे अवाकाडो से मैं बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब मेरे को अभी वो थोड़ा नया कुछ लगता है, तो जैसे एक हमने मेरे आउटलेट में दिया था अवाकाडो चाट,
बेसिकली फ्रूट चाट के साथ एवोकाडो स्लाइस करके कटोरे में, वो मैदे के कटोरे में दिए थे। तो अब थोड़ा एवोकाडो से मैं करना स्टार्ट किया है अभी चीज़ों को। ओके, तो अभी करंट में एवोकाडो चल रहा है आपका अभी फेवरेट? तो फेवरेट नहीं बोल सकते, वो हर इंग्रेडिएंट फेवरेट है, जो अच्छा लग गया प्लेट में वो फेवरेट है। जैसे किसी किसी का कोरिएंडर होता है, कोई भी हाँ, सब्जी लो मेरा उसका हाँ, अगर आप पूछोगे हाँ, या अगर मेरा वर्किंग पैटर्न देखोगे, हाँ, माइक्रो ग्रीन से बहुत लगाव है मेरे को। हम्म, जब नागपुर में माइक्रो ग्रीन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम्म, तब मैं 3 विंस में हेड शेफ था, हम्म, तो मैं खुद ग्रो करता था माइक्रो ग्रीन्स वहाँ के बैकयार्ड में, हम्म, क्योंकि वो मेरे को लगाव था हाँ, कि मुझे अच्छा लगता है माइक्रो ग्रीन्स के साथ फिनिश करना। मुझे कोरिएंडर बहुत पसंद है हाँ, इंडियन कुकिंग में, मैंने भर भर के डालता। बट जब प्रेजेंटेशन की बात आ गई तो मैं माइक्रो ग्रीन्स मेरा बहुत फेवरेट है तो कि माइक्रो मैं ग्रीन्स में कौन सा फेवरेट है? मेरे को ग्रीन पीस माइक्रो ग्रीन्स भी अच्छा, मस्टर्ड तो ऑल टाइम, हम्म, रेडिश का भी मुझे अच्छा लगता है, हम्म, ग्रीन पीस लीव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, सनफ्लावर का भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कोई कुकिंग मिथ्स है जो आपको लगता है कि बस्ट हो जानी चाहिए आज? देखो सबसे बड़ा वही मिथ था कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं बना सकते, वो तो पहले बस्ट कर दो। वो ऐसा, क्योंकि देखो हर इंसान हर चीज़ बना सकता है, इंटेंशन सही रहे तब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज ऐसा कोई कुकिंग टेक्निक नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं रॉन्ग है, सब अपने जगह पे सही है, सबका अपना। देखो अगर वो मार्केट में बिक रहा है, इट मीन्स वो उस टाइम तक चला है, तो जो चीज़ मार्केट में है वो अच्छी होंगी इसीलिए मार्केट में, अगर अच्छी नहीं होती तो कभी आगे नहीं आती। ट्रायल एंड एरर्स करके तो वो सीख तो ही होते हैं सकता ना है यार, आदमी। ट्रायल एंड एरर्स तो हर किसी का होता है। हम भी टेस्टिंग करते तो हम थोड़ी है कि हम पहले दिन में अच्छा प्रोडक्ट देते, नहीं। हमारा फर्स्ट टेस्टिंग कुछ और होता है, सेकंड टेस्टिंग में कुछ और आता है, थर्ड टेस्टिंग तक जा जाके क्लाइंट को पसंद आना स्टार्ट होता है। तो ये तो होता ही है ना, R&Ds तो हर इसमें होता है। किचन में जैसे आपने काफी साल काम किया है, तो किचन में एनवायरनमेंट कैसे होता है वर्किंग? वर्किंग एनवायरनमेंट किचन, हाँ तो ये अच्छा है टॉपिक। तो ये ऐसा है, देखो ज़्यादा लड़कियां काम नहीं कर सकती किचन में, नहीं मैं ये नहीं बोलता, बहुत सारी लेडी शेफ भी है, बट जो एनवायरनमेंट है ना, जो गाली गलौज, हाँ जो लड़कियां फ्री है इस चीज़ों के लिए, वो क्योंकि उतना बेकार एनवायरनमेंट होता है, माँ बहनों की गाली चलती है सीधा सीधा। मैं बता, मेरा ही एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे सूश शेफ ने मेरे को गाली दे दिया था माँ बहन की, कि मैंने गड़बड़ कर दिया था। तो ये प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है आपको, 15-15, 16-16, 17-17 घंटे 5 स्टार्स में काम करना पड़ता है। मैं देखो ये आउटलेट टू आउटलेट डिफर होता है। 5 स्टार्स में लोग इतना टाइम लगाते हैं, इतना काम करते हैं और इतना सहन करके काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप ब्रांड के साथ जुड़े हो, आपके वर्क एक्सपीरियंस में वो कहीं ना कहीं दिखेगा। जब आप कैफ़े में जाते हो तो चीज़ें बदलनी चालू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सीधी बात है कि उतना बड़े आउटलेट्स नहीं होते, किचन उतना बड़ा नहीं होता, उतना कमर्शियल नहीं होता है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप अपने हिसाब से या हेड शेफ अपने हिसाब से चला सकते हैं। मार्केट में कैसा किचन में बहुत सारे मसाले यूज होते हैं अभी, बहुत बार ये ना, जैसे कॉमन जो मसाले हैं जैसे किचन किंग हो गया, चिकन मसाला हो गया, एवरेस्ट, और ये दो चार कुछ ब्रांड्स है। अब यही ब्रांड्स ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में होते हैं या हर बड़े से बड़े किचन में होते हैं। तो आप कौन से मसाले प्रेफर करते हो, आपके बनाए हुए या फिर ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हो आप? देखो कैसा रहता है ना कि अब देखो हर मसाला तो इन हाउस नहीं बना सकता मैं, क्योंकि मैं बताया कमर्शियल वाइज भी सोचना पड़ता है जब बिजनेस कर रहे हो। बट जो कुछ मसाले हैं जो इम्पैक्ट ला सकते हैं, वो मसाले मैं कोशिश करता या तो मैं ऐसे वेंडर्स के थ्रू सोर्स करूँ जो उसको इन हाउस बना रहा हूँ, या तो फिर मैं खुद किचन में बनवा लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे कि अभी साउजी है, अब साउजी में मेन है उसका साउजी मसाला या गोड़ा मसाला जो बोलते हैं, या काला मसाला जो बोलते हैं। अगर वो मैं वाघमारे का लाऊंगा तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, बट वो अगर मैं इन हाउस बनाऊंगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट देंगे। तो वैसे जो कोर मसाले हैं, जैसे साउजी मसाला हो गया, सांबर मसाला हो गया, बेसिकली वेट पेस्ट वाले मसाले बोल रहे वेट हैं भी अपन। अगर ड्राई भी, जो कोर है मतलब जो एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर पाउडर मैं कंपनी का ले सकता हूँ, क्योंकि आप बताओ आपका मिर्ची पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर है, वो तो बेसिक ही है, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगा हर प्रोडक्ट में। डिस्टिंक्टिव फ्लेवर कौन सा लाएगा? साउजी मसाला, क्योंकि जब साउजी मसाला पड़ेगा उसमें तब वो साउजी फ्लेवर देगा, वो अलग दे रहा है ना, तो वो पर्टिकुलर मसाला मैं इन हाउस बनाऊंगा। जैसे अभी देखेंगे अपन सांभर मसाला जो होता है, अभी वो कोई कोई स्पेसिफिक ब्रांड का होता है, अगर तुमने वो अपना बना के डाले तो वो सांभर जैसी फीलिंग नहीं आती है उसमें। तो वो स्पेसिफिक ब्रांड्स नहीं, भी ये तो वो ब्रांड टू इसको ब्रांड भी मोनोपोली फर्क कर देता रहे है, हैं। ये ब्रांड टू ब्रांड भी फर्क देता है। देखो अब जैसे फॉर मैं साउथ इंडियन हूँ, हमारे घर पे तो सांभर आए दिन बनता है, इडली डोसा, ये बिकॉज हमारा तो स्टेपल फूड है वो। तो जब सांभर हम लोग एवरेस्ट का बनाते हैं, सांभर मसाला यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा सांभर बनता है। वही अगर कोई दूसरी कंपनी का करे तो चेंज हो जाता है। हाँ, तो ब्रांड टू ब्रांड भी रहता है। अगर कोई ब्रांड अच्छा कर रही है, देखो या तो आप रिसर्च करो, आप हर ब्रांड के मसाले लाओ, टेस्ट करो, वो ब्रांड फिक्स हो गया उसको हमेशा फिक्स रखो।
अगर ब्रांड नहीं कर पा रही कोई भी, यानी कोई वो आपके स्टैंडर्ड से खड़ा ही नहीं हो रहा, तो आप इन हाउस मसाले बनाओ। मैं तो सबसे बेस्ट देखता हूँ कि मैं ऐसा वेंडर ढूंढूँ जो घर पे मसाले बना रहा हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, महीने भर का जो भी मसाला लगता है पिसवा के मंगा लो। क्योंकि बट एक बताता है, मिक्सर में पीसा हुआ मसाला और स्टोन में पीसा हुआ मसाले का भी फ़र्क आता है। जो सिलबट्टा जो मशीन वाला रहता है, बहुत से इन हाउस वाले उसी में पीसते हैं, तो जब पत्थर पे मसाला पीसता है ना, वो टेस्ट अलग देता है। ऐसा आपको कभी फील हुआ है कि नहीं, क्या क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स चेंज होने के कारण भी मसाले का फ्लेवर चेंज हो जाता है? वो तो होता है यार। देखो अब मैं बता रहा, अब मैं भी अगर घर पे भी पीसूंगा या मैं बाहर से कुछ मैं, अब कॉस्ट बचाने के लिए हो सकता है मैं इलायची थोड़ा कम वाला लेके आ गया, तो वो फ़र्क करेगा ही। देखो वही होता, या तो आप बिजनेस करो या तो आप वैसा वाला प्रोडक्ट दो कि आप हर चीज़ महंगा यूज़ कर रहे, देसी घी यूज़ कर रहे, इलायची यूज़ कर रहे, केसर यूज़ कर रहे, फिर आप उसको उसको बेचना वो वाले रेट में पड़ना पड़ेगा। लेंगा क्या कोई? अगर जहाँ मेरे को समझ लो थोड़ा कम इंग्रेडिएंट, थोड़ा मैं ये नहीं बोल रहा चीप इंग्रेडिएंट, बट थोड़ा मीडियोकर इंग्रेडिएंट, जैसे थोड़ा सा मतलब जो मिड रेंज वाले इंग्रेडिएंट है, अगर वो यूज़ करके अगर आप 300 रुपये कमा रहे हो, बट आपने समझ लो आपका विजन ऐसा है कि मैं सब टॉप नॉच यूज़ करूँगा, मेरे को घी देसी चाहिए, मेरे को केसर डालना है, मेरे को बिरयानी में चिकन महंगा वाला चाहिए, तो 300 की बिरयानी आप बेचोगे 600 रुपये में, नहीं आएंगे कस्टमर, क्योंकि लोग प्राइस पॉइंट भी तो देखते हैं। और मैं तो बोलता हूँ शेफ़ वही है जो कम रिसोर्सेस में अच्छा प्रोडक्ट दे, वही टैलेंट है। कम चीज़ों में अच्छी चीज़ बनाना, वो होता है स्किल, वो होता है टैलेंट। तो ये भी सोचना पड़ता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मैं हर चीज़ क्वालिटी वाला लाऊं तो फिर बेचना भी वैसा पड़ेगा ना, आगे वाला नहीं लेगा ना, आपका क्लाइंटल ही नहीं है वैसा। आप खुद नागपुर के, आपको मालूम है प्राइस पॉइंट कितना मैटर करता है यहाँ पे। एक ज़्यादा महंगा हो गया तो लोग नहीं जाते। वही अगर आप बिरयानी 80 का बेचो, कितनी भीड़ लगती है। जिला बिरयानी आप सुना है तो देखेंगे कितनी भीड़ लगती है उसके। तो यही है। जबकि अगर आप बिरयानी करके एक ब्रांड है जिसका बिरयानी मुझे अच्छा लगता था एक टाइम पे, मतलब जब खाता था तब मैंने खाया था, बहुत बढ़िया बिरयानी है, बहुत महंगा है बट, तो प्राइस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्राइस पे बेच रहे हो, तो वो हिसाब से आप इन्वेंटरी ला सकते हो। आपका प्रॉपर फाइन डाइनिंग है, आपका एम्बियंस वैसा है, आप उतना चीज़ें दे रहे हो, तो आप 700 का आप 1000 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो प्राइस पॉइंट नहीं देखेंगे। बट जब आप बेसिक इस पे काम कर रहे हो, कैफ़े में काम कर रहे हो, तो आपको प्राइस पॉइंट भी सोचना है कि मैं बेचूंगा कितने में। तो फिर वहाँ पे आप फिर ये जो बोल रहे हो कि मसाले इन हाउस कर सकते, जो मसालों में अपना प्राइस पॉइंट नहीं लग रहा हो। जैसे इन हाउस मसाला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चीज़ों को लो, पीस लो, बन गया। बट जो अगर आप सोचोगे मेरे को इलायची अच्छे लेवल का, एकदम प्रॉपर टॉप नॉच लेवल का चाहिए, काली मिर्ची मेरे को बहुत महंगी चाहिए, तो आपका वो मसाला ग्राइंड करने का भी तो कॉस्ट बढ़ गया ना उसमें। यानी जो मसाला आपको कंपनी का मिल रहा था वो 3 गुना रेट में आप खुद पीस रहे हो, तो कॉस्टिंग तो बढ़ गई ना। तो ये फ़र्क आता है। तो आप पीसते भी हो इन हाउस तो भी आपको ये सोचना है कि आपका इन्वेंटरी ना बढ़े, इन्वेंटरी कॉस्ट ना बढ़े। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इन्वेंटरी ही सोचो हमेशा, वो भी गलत है। तो बेसिकली अपन अगर वेट स्पाइसेस इन हाउस बनाए और ड्राई स्पाइसेस आउटसोर्स करें तो ये ज़्यादा सेंसिबल बनता है। हाँ, आउटसोर्स करो, वेंडर पकड़ लो, वेंडर से बात करो और उससे टेस्टिंग्स लो और उसको फिक्स कर दो, क्योंकि वो भी इन हाउस बना रहा। देखो वो कोई बड़ा कंपनी थोड़ी है, वो तो अपने घर पे पीसेगा ना। यहाँ पीसना या वहाँ पीसना, वो तो इन हाउस ही हो गया ना। मतलब वो अब अगर वहाँ अपने इससे कर रहा है, छोटे स्केल पे कर रहा है, उससे पिसवाओ ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो कि भैया हमको जो मसाले दे रहा किसी और को नहीं देना, है कि बट नहीं? फिर इसमें कंसिस्टेंसी का इशू नहीं आता, स्मॉल वेंडर्स से काम करो साथ में तो? नहीं, तो फिर उससे अपन वही है ना, जो उसके रेसिपीज़ है हम्म, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना। हम्म। देखो क्योंकि कैसा कभी कभी ह्यूमंस मसाले भूंजते हैं उसके, तो कभी कभी ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, कभी कम रोस्ट होता है वो, नहीं या तो उससे भी फ्लेवर्स में काफ़ी चेंजेस आ जाते फ्लेवर, वो तो अगर आप अगर अपने शेफ़ से भी कराओगे तो वो भी होगा। अगर आज कोई ये शेफ़ अगर इतना भूंज रहा है तो दूसरा शेफ़ की दूसरे टाइम अलग भूंजेगा, वहाँ पे भी तो फ़र्क गिर ही रहा है ना। देखो वही होता है ना। देखो हर ये क्या ना कहीं आपको भी आपके वेंडर पे ट्रस्ट करके ही चलना पड़ता, क्योंकि वो अगर आपको उस पर, क्योंकि आपको आपका काम बचाना है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट ही मसाला देगा मेरे को। मैं बताता ना, बिजनेस ना ट्रस्ट पे चलता है सर पूरा। जो भी बिज़नेस आप करो, जितना मैंने समझा, वो भरोसे पे चलता है। आज अगर मैं शेफ मतलब कंसल्टेंट हूँ तो क्लाइंट का भरोसा मेरे पे है कि ये मेरे को अच्छा काम देंगे। मेरा भरोसा हेड शेफ पे है, वहाँ पे जो काम कर रहा है, कि ये मेरे प्रोडक्ट को बराबर रखेंगे। उसका भरोसा उसके नीचे वाली टीम पे है कि ये मेरे साथ कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। जो क्लाइंट से जो खाने आएंगे वह उन पे, उनको ब्रांड पे भरोसा रहेगा कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा।
तो ये ट्रस्ट पे ही चलता है। अगर हम बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा वेंडर पे कि ये मुझे कंसिस्टेंट ही माल देगा। नहीं होता बहुत सी बार, मैं बता रहा, चीज़ें बदलती है। इवन अगर आप किसी से चिकन सोर्स करोगे, मटन सोर्स करोगे, एक आध बार तो ऐसा होता है बहुत बेकार क्वालिटी चिकन आ जाता है, हम बात करते रिटर्न करवाते हैं, दूसरा दे। सेम विद मसाला वाला, अरे नहीं जमा ये वाला, हमारे को दूसरा दे जो तू देता था। एज अ कंसल्टेंट आप ट्रेंडी फूड्स पे ज़्यादा फोकस करते हो या क्लासिक फूड पे? मैं ट्रेंड सेट करने पे फोकस करता हूँ। देखो हम्म। ज़रूरी नहीं हर चीज़ ट्रेंड सेट कर सके, बट मेरा ऐसा है, ऐसा कुछ बनाओ जो हो सकता ट्रेंडिंग हो। मैं अपना एग्जांपल देता, बाओ नागपुर में लाने वाला ही मैं था। मैंने थ्री बीन से लॉन्च किया था बाओ को। थ्री बीन में जब मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था वहाँ पे मैंने दिया था बाओ, और वहाँ से क्या हुआ ना, लोगों ने देख के फिर वो भी करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा हमेशा एक रहता है कि आप ट्रेंड सेट करने की कोशिश करो, ये नहीं कि हर बार होगा। यू आर नॉट मैजिशियन कि हर बार आप जो भी बना रहे हो वो ट्रेंड में जा रहे हैं, नहीं। बट आप देते रहो, यूनिक देते रहो, ट्रेंड के साथ मत चलो। वो ट्रेंड जो सब फॉलो कर रहे हो वो आप भी फॉलो करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बेटर है आप कुछ नया बनाओ ना। अब जैसे मैंने आपको ट्रेडर्स का बताया, पाव भाजी लजानिया कोई नहीं दे रहा, ट्राई कर रहे हैं हम लोग, चल गया मार्केट में, अच्छी बात है, ट्रेंड बन गया उसका, फिर लोग कॉपी करेंगे उसका। तो वो मेरा हमेशा रहता है, प्रोडक्ट नया रखो, यूनिक रखो, ट्रेंड बनाने की कोशिश करो। काफी अच्छा लगा आपसे बात अच्छा, करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। है ना? चलो, चलो, थैंक यू, इट वाज नाइस नाइस टू मीटिंग मीट यू। यू।